गुड मॉर्निंग। ओके, लास्ट क्लास में हम लोग वेब गाइड डिस्कस किए थे और उसके प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस नहीं किए थे, है ना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ओके, तो वेब गाइड के कुछ प्रॉब्लम्स हम लोग पहले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं वेब गाइड के। आप लोग इसमें से कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे क्या? यस सर। कोई ऐसा क्वेश्चन जो सॉल्व नहीं हुआ? ठीक है, देखो एक दो क्वेश्चन हम डिस्कस कर देते हैं। जैसे सर क्वेश्चन नंबर 22 में ये तो नहीं दिया, मतलब एम और एन की वैल्यू क्या आनी चाहिए? ट्वेंटी टू, ये क्या लिखा है? ए हॉलो रेक्टेंगुलर वेवगाइड हैज ए इक्वल टू दिस एंड बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ हिज इंसिडेंट सिग्नल इज दिस, कैलकुलेट। हाँ, ये तो जानते हो, मतलब देना पड़ेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा रॉन्ग है, ठीक है। एम और एन नहीं दिया जाएगा तो नहीं निकल सकता है ये, क्योंकि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए तो आपको चाहिए ना, एम और एन तो चाहिए ही, ठीक है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के बारे में हम बोल रहे थे, है ना। अच्छा, इसमें फॉर्मूला भी दे दिया था। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये। हॉलो वेवगाइड सपोर्ट्स ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड विथ डिस्पर्शन रिलेशन। ये डिस्पर्शन रिलेशन दिया हुआ है। ओमेगा एम एन इज दी मोड फ्रीक्वेंसी। द मोड फ्रीक्वेंसी मतलब वही है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग ओमेगा सी लिखे हुए थे ना, ये ओमेगा एम एन लिखा हुआ है। द स्पीड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एट मोड फ्रीक्वेंसी। तो मेन स्टूडेंट को बस इसमें ये पता होना चाहिए कि स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो होता है दैट इज द ग्रुप वेलोसिटी। ओके, तो बस यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी निकालना था और ओमेगा की जगह ओमेगा एम एन लिख देना है, ठीक है। तो आंसर इसका 0 आ जाएगा। ओके, ठीक है। आप लोगों ने ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? ये सब हैव यू अटेम्प्टेड दीज क्वेश्चंस? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब फॉर्मूला बस अप्लाई कर दोगे ना तो बन जाएगा। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वन वन मोड है। तो एम इक्वल टू वन है, एन इक्वल टू वन है। मोड ऑफ ए रेक्टेंगुलर वेवगाइड ऑफ डायमेंशन ए क्रॉस बी इज शोन इन फिगर। शोन फिगर इज गिवन बाय। तो ये मैग्नेटिक फील्ड देखो दिया हुआ है, ठीक है। अब बोला जा रहा है डायमेंशन, तो बस इसको हम कंपेयर कर देंगे। जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ना, उसमें हम लोग कॉस एम पाई एक्स बाई ए लिखे हुए थे और एन पाई वाई बाई बी लिखे हुए थे, ठीक है ना। तो उससे कंपेयर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। एम और एन का वैल्यू 1 लेना पड़ेगा क्योंकि वन वन मोड है यहाँ पे, ठीक है। और इसमें देखिए बी ऑप्शन में जो है ना लिखा गया है, द इंटायर रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच टीई वन वन मोड विल प्रोपिगेट इज। तो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। तो देखिए इसमें ये बताया गया था कि वेव प्रोपिगेशन के लिए हम लोग जानते हैं कि ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा सी। ये है कंडीशन। दिस इज कंडीशन फॉर वेव प्रोपिगेशन, ठीक है। वेव प्रोपिगेशन, ठीक है ना। वेव प्रोपिगेशन का ये कंडीशन है, ठीक है। तो देखिए जितने भी ऑप्शंस दिए हुए ना उसमें एक रेंज दिया हुआ है कि फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन दिस और लेस देन दिस, इस तरह से दिया हुआ है। तो हम लोग को रेंज तो निकालना नहीं है, बस कंडीशन इसमें होता है कि ओमेगा शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा सी, ठीक है ना। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। तो आप देखिए बस ऐसा आंसर जो है ना एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे ओमेगा से मतलब फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, 2 पाई न्यू कर दोगे तो एफ।
तो यहाँ से f निकल जाएगा। तो f ग्रेटर देन, देखिए इसमें सिर्फ एक इस तरह से ऑप्शन दिया हुआ है कि f शुड बी ग्रेटर देन दिस वैल्यू। ओके, तो मतलब इसमें चांस सिर्फ एक ही ऑप्शन का है, ठीक है ना, डी ऑप्शन। अगर जानते हो इसमें दो दो ऑप्शन इस फॉर्म में लिखा होता है ना, तो फिर हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप चेक करना चाहते हो ना, तो ये जरूर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। अब कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना। देखो हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बस एक बार क्विकली कैलकुलेट करा देते हैं, ठीक है। जैसे एच का वैल्यू दिया दिया हुआ है 0.3 और 0.4 है ना। देखो इसमें एच का वैल्यू दिया हुआ है, एच इज इक्वल टू, ऐसे लिखा हुआ है, एच नॉट एंड कॉस 0.3 पाई एक्स, ठीक है, और कॉस 0.4 पाई एक्स। ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड का क्वेश्चन है, ठीक है ना। टी, ये दिया हुआ है TE11 मोड, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग कंपैरिजन जब करते हैं ना, एच का स्टैंडर्ड फॉर्मूला जो हम लोग लिखे हुए थे, एन पाई वाई बाई बी ऐसा होता है, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव। तो कॉस एम पाई एक्स बाई ए और कॉस एन पाई वाई बाई बी हो रहा है, ठीक है ना। तो यहां से देखो क्या होता है कि अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, m इक्वल टू, इसमें n इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो इसको कंपेयर करोगे ना, तो ये बेसिकली आ जाएगा 1/a इक्वल टू 0.3 और 1/b इज इक्वल टू 0.4, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो 1/a 0.3 और 1/b 0.4 हो रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ से, ठीक है, लेकिन देखो इसमें लिखा हुआ है एक्स जो है ना सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो ये जो रिजल्ट निकलेगा ना वो पर सेंटीमीटर होगा, ठीक है ना। क्योंकि इनवर्स है ना, तो पर सेंटीमीटर लिखना होगा, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, कि एसआई यूनिट में हर्ट्ज में लिखा हुआ है ना, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे ना, तो ये 30 हो जाएगा पर मीटर, ठीक है। और 1/b आ जाएगा, बेसिकली इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करना होगा ना, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻² करते हैं और ये पावर -1 है, तो 10⁻² हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40 पर मीटर, ठीक है ना। तो 30 पर मीटर एंड 40 पर मीटर बेसिकली ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारा ये था, ओमेगा सी इज इक्वल टू पाई सी और रूट अंडर एम पाई बाई ए, ठीक है। नहीं, पाई तो कॉमन आ गया था ना, तो एम बाई ए था यहाँ पे, एम बाई ए का होल स्क्वायर और प्लस एन बाई बी का होल स्क्वायर होगा, ठीक है। तो आप देखिए पाई, इसको हम ऐसे लिख देंगे 2 पाई और एफ सी, ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाई सी और m का वैल्यू 1 है, तो यहाँ 1/a का होल स्क्वायर और प्लस 1/b का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो पाई पाई कैंसिल हो गया, तो इससे आप एफ सी निकालेंगे तो 3 × 10⁸ और बाई 2 है, और यहाँ से 1/a 1/b का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, ये 30 का होल स्क्वायर है और प्लस 40 का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। 30 होल स्क्वायर प्लस 40 होल स्क्वायर, तो 3 × 10⁸ और बाई 2, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो 30 प्लस 40, ये बेसिकली 50 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये एफ सी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा बेसिकली, कैलकुलेशन करोगे 75 आ रहा है, 75 × 10⁸ इतना हर्ट्ज हो गया, ठीक है ना। तो यही एफ सी हम लिखेंगे ना, तो इसको 7.5 × 10⁹ लिखा जा सकता है, ठीक है ना, इतना हर्ट्ज। तो इसीलिए एफ सी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी 10.9 गीगा हो जाता है ना, तो ये 7.5 गीगा हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है ना, 7.5 गीगा हर्ट्ज, ठीक है। सो दैट्स व्हाट वी हैव एक्चुअली, 7.5 गीगा हर्ट्ज। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी देखिए इतना है ना, तो वेव प्रोपेगेशन के लिए ये बताया गया है कि एफ शुड बी ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट आ जाएगा, एफ शुड बी ग्रेटर देन, तो यानी वही लिखा जाएगा, एफ शुड बी ग्रेटर देन 7.5 गीगाहर्ट्ज, ओके। तो जो डायमेंशन निकालने के लिए बोला गया था वो भी देखो साथ ही साथ सॉल्व हो गया। यहाँ से 1/a इतना सेंटीमीटर निकला हुआ है, तो इसका इन्वर्स कर देंगे तो a निकल जाएगा, b निकल जाएगा यहाँ से, दैट इज द डायमेंशन, ओके। सर क्वेश्चन 37 देखना एक बार। 37 इधर है, ये देखो इसमें लिखा गया, कंसीडर एन एयर फील्ड रेक्टेंगुलर वेवगाइड विथ डायमेंशन 2 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। तो इसमें a का वैल्यू 2 हो गया और b जो है ना 1 सेंटीमीटर हो गया। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर डिफरेंट मोड्स,
तो हमें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर बेसिकली कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। ये तो सही है, हमने अलग अलग 4 बार कैलकुलेट करके देखा, ऐसे ही करना है ना बस। हाँ हाँ, बस ऐसे ही करना है। ओके, तो बन जाएगा। तो बस कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में एम और एन का वैल्यू पुट करते जाना है। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है। ये जो फॉर्मूला था ना हमारा, ये फॉर्मूला, यही यस सर, फॉर्मूला बस लगा देना है, ठीक है ना ये। यस यस, ऐसे ही किया था सर हमने। ठीक है, तो ऐसे ही बनेगा ये, ठीक है। एक क्वेश्चन देखो, हम ये करा देते हैं बस। एक कहाँ गया वो, देखो नेट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा मोड प्रोपेगेट कर सकता है, कौन सा मोड प्रोपेगेट नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इसमें शायद दिया नहीं है क्या। इसमें क्वेश्चन नहीं दिया है शायद। 41 है क्या सर? हाँ मतलब ऐसा ही क्वेश्चन था, ठीक है ना। सिमिलर टाइप का था क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा अलग था वो क्वेश्चन, ठीक है ना। दैट वाज समवट डिफरेंट। इसमें शायद वो नहीं दिया हुआ है। एक मिनट को, अभी हम दिखा रहे हैं क्वेश्चन, जस्ट मिनट। जस्ट तो वो हमें मिल नहीं रहा है, छोड़ो, जो है ना, हमें लग रहा था कि मिल जाएगा। ठीक है, हम क्वेश्चन मिल जाएगा ना तो हम आप लोग को सेंड कर देंगे, ठीक है। उसमें जो है ना, इसी तरह से देखिए क्वेश्चन था कि कौन सा मोड प्रोपेगेट कर सकता है और कौन सा मोड प्रोपेगेट नहीं कर सकता है। इसी टाइप से क्वेश्चन था, देखो जैसे लिखा है ना, कंसीडर रेक्टेंगुलर वेवगाइड। एक मिनट, इस तरह से कंसीडर रेक्टेंगुलर वेवगाइड विद डायमेंशन, ये दिया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग मोड विल प्रोपेगेट इन द वेवगाइड। तो देखिए इसमें फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है ना ये, तो हम लोग क्या करेंगे, इन सभी मोड का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल कर देखेंगे, ठीक है ना। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकाल कर देखेंगे, जिसका भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस फ्रीक्वेंसी से कम आएगा, दैट मोड विल प्रोपेगेट। और जिसका भी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इस मोड से ज्यादा निकल जाएगा, वो मोड प्रोपेगेट नहीं करेगा। आप लोगों ने 31 ट्राई किया है, क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, तो बस इसमें देखो ये थोड़ा नंबर जो है ना, थोड़ा सा अलग सा दिया हुआ है उसमें। थोड़ा सा सिंपल नंबर दिया हुआ था, ठीक है। उसमें कैलकुलेशन करना डिफिकल्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। दैट वाज इजी टू कैलकुलेट एक्चुअली। ठीक है, तो उसमें करना यही होगा कि कट ऑफ, जैसे इस मोड के लिए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, अगर वो इस वैल्यू से कम होता है,
कट ऑफ जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव ज्यादा होगा तभी वो प्रोपेगेट करता है, तो ठीक है ना, तो बस इससे देखना होगा कि इससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना, सॉरी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए बेसिकली, ठीक है। तो बस सभी का निकाल के, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन होता है, आपको इसका भी कैलकुलेट करना है, इसका भी कैलकुलेट करना है और इसका भी कैलकुलेट करना है, सभी का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके देखना है, ठीक है। तो बस इससे आंसर पता चल जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन हम बोले थे आप लोग को एक बार चेक कर लेने के लिए, इसको आप लोगों ने चेक किया था, क्वेश्चन नंबर 21। हम बोले थे ए और बी की जगह बस जो है ना पुट Yes, कर sir. दोगे। हाँ, क्या वो के फॉर्मूले में, हाँ इस ये करके देख लोगे, ठीक है, अगर जिसने नहीं किया है, जिसको ए और बी की जगह बस जो है ना टू ए और टू ए पुट कर दोगे इसमें, ठीक है। तो के का जो फॉर्मूला था ना उससे फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन हम नहीं कराए हैं वो आप लोग एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे सारे वेबगाइड के क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर कोई क्वेश्चन नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ लोगे हमसे, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग अब दूसरा कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन डिस्कस कर चुके हैं, कंडक्टिंग मीडियम वेव प्रोपेगेशन हो चुका है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है। देखिए हम लोग जानते हैं कि डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज जीरो, ठीक है। तो इसलिए हम लोग डिफाइन करते हैं, दिस इंप्लाइज दैट कि बी कैन बी रिटन एज कर्ल ऑफ ए, बी को हम लोग कर्ल ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ए, यहाँ पे ए जो लिखा गया है दिस, ये तो हम लोग जानते ही है कि दिस इज कॉल्ड वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, ये वेक्टर पोटेंशियल है, ठीक है, दैट्स द वेक्टर पोटेंशियल। अब आप देखिए यहाँ पे लेकिन हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में एक्चुअली पढ़ते थे ना कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करते थे इस तरह से। देखिए कर्ल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग ये पढ़ते हैं कि कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, ऐसा होता है स्केलर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोस्टैट में होता है, ठीक है ना। दिस इज इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ओके। मैग्नेटोस्टैटिक्स मतलब हम जब इलेक्ट्रोडायनामिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो वहां पे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है इन जनरल, ठीक है ना, जनरली इट इज नॉट जीरो। तो देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन यूज करते हैं, डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी बाई डेल टी। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये कर्ल जीरो नहीं है, ओके। इसको ऐसे लिख दिया जाता है, देखिए कर्ल ऑफ ई इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ, ठीक है, और कर्ल ऑफ ए, बी की जगह पे लिख दिया गया कर्ल ऑफ ए। तो यहाँ से आप कर्ल को कॉमन ले लेंगे तो ई और प्लस हो जाएगा डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, दैट इज इक्वल टू जीरो। तो दिस इज इक्वल टू जीरो आ गया, ठीक है। तो ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी हैव। अब आप देखिए यहाँ पे कि कर्ल ऑफ दिस क्वांटिटी जीरो हो रहा है ना, तो जैसे कर्ल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा था तो इसको हम ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर लिख रहे थे, तो अब हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे यहाँ पे ई इज इक्वल टू, सॉरी ई प्लस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, ओके। तो इसको अब लिखा जाता है ग्रेडियंट ऑफ स्केलर पोटेंशियल, क्योंकि देखिए टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना नहीं होगा अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का केस होगा अगर, ठीक है ना। इफ इट इज अ केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब उसमें टाइम डिपेंडेंस नहीं होता है, तो ये टर्म जीरो हो जाएगा, तो फिर से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ से ये ई इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ भी और माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है। तो ये बेसिकली ई का फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ये दोनों, ठीक है ना। तो कई बार जाते हो एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि जिसमें स्केलर, ये भी को हम लोग यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल कहते हैं, भी इज कॉल्ड स्केलर पोटेंशियल, या इसी को इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं, ठीक है। दिस इज स्केलर पोटेंशियल, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है ना, इन केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग इसको इसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कह देते हैं, ठीक है। तो देखिए कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इवन 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया कि भी दे दिया गया है और ए दे दिया गया है और आपसे बोल दिया गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, और व्हाट इज द मैग्नेट, ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ए दिया हुआ है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, तो ए दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड निकालना, चाहे किसी भी तरह का ए दिया हुआ है, टाइम डिपेंडेंट टाइम इंडिपेंडेंट जो भी दिया है, ठीक है ना,
बस इसका कर्ल आप निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। और दोनों दिया गया है तो फिर आप क्या बोलते हैं, यहाँ पे पुट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगा, ठीक है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये जो पोटेंशियल हम लोग लिख रहे हैं ना, वी और ए, इसको हम लोग टुगेदर जो है ना, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। इसी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। इससे जो है ना टुगेदर हम लोग क्या बोलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन चलो पूछ रहे हैं आप लोगों से पहले। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल हो गया, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ए बाई वी, मतलब मॉड्यूलस ऑफ ए और बाई वी, इसका डायमेंशन अगर निकालते हैं, आप बता सकते हो इसका डायमेंशन क्या आएगा? तो डायमेंशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए बाई वी? देखिए जरा आप लोग कैलकुलेट करके बताइए। डायमेंशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम में डायमेंशन के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। सर ऐसा आएगा कूलम स्क्वायर सेकंड अपॉन नहीं नहीं, ऐसा किलोग्राम नहीं है, मीटर ऐसा क्यूब। नहीं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। सिंपल सा आंसर आता है इसका। बताइए, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। डायमेंशन देखो, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है डायमेंशन का एग्जाम में, वो लिखा नहीं होता है कि डायमेंशन का क्वेश्चन है, लेकिन वो कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायमेंशन से ही सॉल्व होते हैं। So T L inverse. क्या आ रहा है? टी इन T L inverse. टी एल इनवर्स आ रहा है? अच्छा, हाँ शायद यही होगा, या टी एल इनवर्स ही आ रहा होगा शायद। देखो इसमें जानते हो बहुत इजी है इसका डायमेंशन बताना। आप इसको ऐसे देखिए कि आप फिजिक्स में जानते हो ना कि जब भी दो टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट किया हुआ होता है तो उसका डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ग्रेडियंट ऑफ भी और ये दोनों आपस में सब बेसिकली ऐड किया हुआ है, माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो ऐड किया हुआ है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ जो है ना यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ भी और डायमेंशन ऑफ डेल ए बाई डेल टी, ये दोनों बेसिकली सेम है। तो इसमें देखिए ग्रेडियंट में ऐसे लिखते हैं ना जैसे dv बाई डी एक्स, ठीक है, इसका डायमेंशन। और हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं ये जैसे डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, इसका डायमेंशन, दोनों का डायमेंशन सेम है। तो हमें यहाँ पे ए बाई वी लिखना है ना, तो देखिए ए बाई वी अगर आप ऐसे लिखेंगे इसका डायमेंशन, तो ए के नीचे हम ये वी को ले गए तो यहाँ पे आ जाएगा ये डी टी ऊपर आ जाएगा, तो ये डेल टी बाई डेल एक्स इसका डायमेंशन, ठीक है ना ये। तो बेसिकली ये इसको ऐसे लिख दोगे टी और एल इनवर्स, बस यही आंसर होगा, ठीक है। तो मतलब इसको उल्टा कर देना, अगर देखिए आप यहाँ पे इसको अगर आप ऐसे कर दो वी बाई ए का डायमेंशन अगर निकालते हैं, ठीक है, तो ये बेसिकली एल टी इनवर्स आ जाएगा। तो मतलब ये डायमेंशन ऑफ स्पीड हो जाएगा, ठीक है। तो v बाई ए का डायमेंशन जो है ना स्पीड का डायमेंशन है। तो अगर हम इसीलिए अगर हम देखिए ऐसे लिख दें मतलब v जो है ना उसको अगर हम c से डिवाइड कर दें, मान लो स्पीड ऑफ लाइट है ये, ठीक है ना, इसका डायमेंशन निकालेंगे तो डायमेंशन ऑफ ए, क्योंकि ये स्पीड नीचे आ जाएगा ऐसे, तो और डायमेंशन ऑफ ए दोनों इक्वल होगा, तो ठीक है, इन दोनों का डायमेंशन सेम हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए देखिए डायमेंशनली सेम हो गया ना ये दोनों। तो इसीलिए जानते हो मतलब रिलेटिविटी में आप देखोगे जो रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स जब पढ़ते हैं तो उसमें जो है ना v बाई सी और ए वेक्टर, इसको टुगेदर जो है ना फोर वेक्टर बोला जाता है, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोर वेक्टर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड फोर वेक्टर, ठीक है। तो कभी जानते हो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया ना कि फोर वेक्टर पोटेंशियल है ना, वेक्टर पोटेंशियल,
ठीक है, तो कभी अगर मान लीजिए एग्जाम में ऐसा हो गया कि 4 वेक्टर पोटेंशियल कभी ऐसा दिया हुआ हो सकता है, मान लो ए बी सी डी है ना, ऐसा करके कुछ मतलब ये ऐसे 4 टर्म्स दिए हुए हैं और बोल दिया गया ये 4 वेक्टर पोटेंशियल है, तो आप समझ जाओगे कि उसमें से एक टर्म जो है v बाई सी का वैल्यू है, दूसरा जो है ना एक एक ए वेक्टर है ना, तो इसके 3 कंपोनेंट होंगे, तो ये ए एक्स है, ए वाई है और ए जेड है, ठीक है ना। तो आप समझ जाओगे कि 4 वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, इसका मतलब स्केलर पोटेंशियल भी दिया हुआ है और वेक्टर पोटेंशियल भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार जानते हो नेट एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया है कि उसमें लिख दिया गया था कि 4 वेक्टर पोटेंशियल इज दिस, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया गया, ठीक है, और बोल दिया गया व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो कोई भी कुछ भी नहीं है, 4 वेक्टर पोटेंशियल में ये टर्म आपका v बन जाएगा, v बाई सी, और ये सारा टर्म जो है a बन जाएगा, ठीक है। तो बस a भी दिया हुआ है, v भी दिया हुआ है, बस इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे, a का वैल्यू और v का वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली 4 वेक्टर पोटेंशियल पढ़ना नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आ जाता है, तो 4 वेक्टर पोटेंशियल बहुत ज्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं था, बस स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या है ये 4 वेक्टर पोटेंशियल, ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। ऑलराइट, सो दैट्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ओके। तो देखो हम एक दो क्वेश्चन इससे दिखा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड और कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे, ओके। जस्ट अ मिनट। ठीक है, इसमें देखिए एक चैप्टर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल का, ठीक है, पोटेंशियल एंड फील्ड्स जो लिखा है ना, शायद यही चैप्टर है, ठीक है, इसी में देखिए दिया होगा, ठीक है। कुछ बहुत ही इजी क्वेश्चंस पूछे गए हैं नेट एग्जाम में इस टॉपिक से, देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, ये सब जानते हो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और हम आपको पहले ही बता चुके हैं ना कि देखिए ये टॉपिक जानते हो हमेशा स्टूडेंट्स को पढ़ के जाना चाहिए, जो एडवांस इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है ना, मतलब मैक्सवेल इक्वेशन से जो स्टार्ट होता है, मैक्सवेल इक्वेशन के बियॉन्ड तो जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप थोड़ा भी पढ़ के जाएंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा एग्जाम में। देखो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा है, कंसीडर इनफाइनाइट कंडक्टिंग शीट इन एक्स वाई प्लेन विथ टाइम डिपेंडेंट करंट दिया हुआ है, where k is constant, the vector potential at x y z is given by, तो वेक्टर पोटेंशियल दिया, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो चाहे टाइम डिपेंडेंट हो या इंडिपेंडेंट हो, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, बस इसका कर्ल निकालना होगा, ठीक है ना। तो कर्ल ऑफ ए बस निकाल दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो कर्ल निकालना है, आप देखो जैसे इस क्वेश्चन में देखिए इस, ठीक है, तो ये तो कर निकाल के देख लोगे आप लोग, हम करा नहीं रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है, लेकिन आप लोग का देखो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि कभी कभी देखते हो ना कर्ल भी कैलकुलेट करने में मिस्टेक हो जाता है। अभी आप प्रीवियस क्लास में देख रहे थे डाइवर्जेंस, क्वांटम की क्लास में बहुत स्टूडेंट नहीं निकाल पा रहे थे, ठीक है ना, तो इसीलिए कैलकुलेट करके देखना बहुत जरूरी है कि आंसर एग्जैक्टली मैच कर रहा है कि नहीं। देखो जैसे ये क्वेश्चन है, a constant current I in an infinitely long straight wire is suddenly switched on at t equal to 0, ठीक है ना, the vector potential at a particular distance r from the wire is given by, देखो वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, देखो ये सब स्टेटमेंट जो है ना कुछ भी नहीं है, इसको तो आप बिना नहीं भी पढ़ सकते हो, ठीक है ना, मेन हमारा फोकस इस पे है कि ये हमारा दिया हुआ है वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है ना। तो अब बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस आर, ठीक है ना, अब लेस देन ct ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो देखो जब वेक्टर पोटेंशियल दे करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला जाएगा ना, और स्केलर पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है, तो हम एज्यूम करेंगे स्केलर पोटेंशियल 0 है, ठीक है। तो आप देखिए वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए बोला गया, तो अभी हम लोग लिखे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है माइनस ग्रेडियंट ऑफ वेक्टर पोटेंशियल और माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखिए कि वेक्टर पोटेंशियल ये दे दिया गया है, अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो बस हम v तो 0 हो जाएगा, तो ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल वाला टर्म 0 हो जाएगा, और ये माइनस डेल ए बाई डेल टी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना, दिस इज माइनस डेल ए बाई डेल टी। तो आप देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया था नेट एग्जाम में, और जानते हो ये सब 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो इसमें डेले बाय डेल्टी करोगे ना, तो देखो हम आपको हिंट दे रहे हैं बेसिकली, डेले बाय डेल्टी यहाँ पे भी टी है, यहाँ पे भी टी है, तो मतलब डिफरेंशिएशन तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन आप लॉजिकली देखिए कि इसमें इस वेक्टर पोटेंशियल ए में जो यूनिट वेक्टर है ना वो के कैप है, यूनिट वेक्टर इज के कैप। तो आप जब डिफरेंशिएट देखो इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ टाइम के रिस्पेक्ट में करना है, तो डिफरेंशिएशन करने से के कैप आई जे में तो चेंज नहीं हो सकता है ना, ये आई और जे कहाँ से आ जाएगा, ये नहीं आ सकता है, ये भी नहीं आ सकता है, तो इसमें के कैप बस एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना, ठीक है, डायरेक्ट मतलब ऑप्शन भी तो हो सकता है जीरो, क्या कह रहे हो, जीरो ऑप्शन नहीं जीरो तो नहीं आएगा ना, इसको डिफरेंशिएट टाइम का फंक्शन है, डिफरेंशिएट करने से कैसे जीरो आएगा ये, ठीक है, डेल ए बाई डेल टी जीरो हो ही नहीं सकता है ना, कैसे हो, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट जीरो हो नहीं सकता है ये, ठीक है ना, तो जीरो नहीं हो सकता है ये, ठीक है, तो होगा तो बस डी ऑप्शन होगा, क्योंकि समझ रहे हो ना ये फॉर्मूला है हमारा, देखो यहाँ पे ये
स्केलर पोटेंशियल नहीं दिया हुआ है तो इसको 0 ले लेंगे, ठीक है ना। एंड वी विल टेक डेल बाई डेल टी। ओके, सो डेल इट इज फंक्शन ऑफ, आप सिंपली जानते हो ना कि कोई भी क्वांटिटी अगर फंक्शन ऑफ टाइम है तो इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो 0 कैसे होगा, ठीक है। इट इज नॉट 0 एक्चुअली, ठीक है। तो डेल बाई डेल टी करेंगे तो ए में के कैप है, तो हमें डिफरेंशिएट भी नहीं करना है इस क्वेश्चन को, मतलब सॉल्व ही नहीं करना है, बस डायरेक्ट हम लास्ट ऑप्शन टिक कर देंगे के कैप जिसमें दिया हुआ है ना वो। तो अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। के कैप लास्ट ऑप्शन में है तो बस यहाँ पे टिक कर देंगे ये, ठीक है। तो ये देखिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए ये, ठीक है। अब देखो ये कुछ कैलकुलेटिव क्वेश्चन है तो ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। देखिए जैसे अब ये क्वेश्चन हो गया, देखिए यहाँ पे ये भी नेट एग्जाम में पूछा गया है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कॉरेस्पॉन्डिंग टू 2018 क्वेश्चन है, स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल। देखो स्केलर पोटेंशियल 0, वेक्टर पोटेंशियल इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से देखिए आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डेल ए बाई डेल टी करोगे, ठीक है। तो इसमें भी के कैप वाले टर्म देख लो, यहाँ पे के कैप आना चाहिए। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिया है, ये तो पॉसिबल नहीं है, इसमें के कैप दिया हुआ है, इसमें 0 दिया हुआ है, इसमें के कैप। तो दो ऑप्शन, इस ये ऑप्शन या ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। तो बस एक निकाल, एक में माइनस है और एक में प्लस है, तो बस निकालने से पता चल ही जाएगा कौन सा आंसर आएगा। बताइए ए, बी या डी में कौन सा आंसर आ रहा है। माइनस डेल बाई डेल टी करेंगे ना, तो माइनस डेल बाई डेल टी होता है, हाँ तो बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो बस इसको भी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, देख रहे हो डायरेक्ट इससे पता चल रहा है बी ऑप्शन है, ठीक है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखिए इस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ठीक है। जो गेट एग्जाम में भी देखो क्वेश्चन है, गेट एग्जाम का सिमिलर क्वेश्चन है, वेक्टर पोटेंशियल दिया हुआ है, स्केलर पोटेंशियल दिया हुआ है। हम लोग जिसको वी लिखे हुए थे ना वो बस फाई लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो बस ऐसे क्वेश्चन देखो इजी टॉपिक है मगर क्वेश्चन इससे आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन हम आपको कराए थे प्रीवियस क्लास में, आपको याद है, जो प्रोटॉन बीम मूव कर रहा था उससे पॉइंटिंग वेक्टर निकालना था, ये वही क्वेश्चन है जो हम बताए थे ना नेट एग्जाम में आया है, ठीक है। ऑल राइट, तो देखिए वेक्टर पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल से रिलेट करके ये एक बेसिक टाइप का क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, ठीक है ना। अब हम दूसरे, देखिए इधर भी ये सब पूछा गया है, ठीक है ना। अब हम इसके अदर टॉपिक्स पे आ रहे हैं, ठीक है ना। और राइट, तो अब देखिए क्या है कि यहाँ पे हमने ये डिफाइन कर दिया वेक्टर पोटेंशियल क्या होता है, स्केलर पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब हम लोग देखो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं नॉन यूनिकनेस, या इसको गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं एक्चुअल में, ठीक है ना। देखो गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसी टॉपिक, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल जो टॉपिक है ना उसी का एक मतलब सब टॉपिक है समझ लो, ठीक है ना, गेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो क्या है कि हम लोग जो वी और ए डिफाइन किया ना, वी और ए ये जो है ना यूनिक नहीं है, दीज आर नॉट यूनिक, ठीक है, दीज आर नॉट यूनिक एक्चुअली, ठीक है। देखिए इसमें हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं ना, बी इज इक्वल टू डेल क्रॉस ए, ठीक है। और ई इज इक्वल टू हम लोग लिखे हुए माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल और माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है। तो ये लिखा गया है बी इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल और माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ओके हम लोग पहले से भी जानते हैं कि अगर देखो यहाँ पे इफ ए को रिप्लेस कर दोगे आप, ए को रिप्लेस कर दे तो ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ सम स्केलर फंक्शन, तो हम इसका कर लेते हैं ना तो ये 0 हो जाता है। तो मतलब क्या होगा कि तो बी डजंट चेंज, ए को इससे रिप्लेस कर दोगे तो बी रिमेन्स बी, है ना। तो हम लोग इसलिए कहते हैं कि ये स्केलर पोटेंशियल जो है ना वो सॉरी वेक्टर पोटेंशियल यूनिक नहीं है, क्योंकि हम ए यूज करें या दिस यूज करें दोनों में प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, दोनों केस में सेम मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से अगर आप जानते हो यहाँ पे देखिए ए को रिप्लेस कर देते हो इससे ए प्लस ग्रेडियंट ऑफ एफ, ठीक है ना, इससे। तो देखो यहाँ पे रिप्लेस करोगे ना ग्रेडियंट ऑफ एफ से, तो ये वाले टर्म में कर्ल तो नहीं ले रहे ना, तो कर्ल ग्रेडियंट एफ 0 हो जा रहा था यहाँ पे, ये टर्म चेंज हो जाएगा अगर आप इस तरह का रिप्लेसमेंट करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अनचेंज रखने के लिए यहाँ से जो एक्स्ट्रा टर्म आ रहा है ना वो टर्म यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए पोटेंशियल को रिप्लेस कर दिया जाता है वी माइनस, ठीक है ना। यहाँ प्लस लिख रहे हो तो माइनस लिखना होगा डेल एफ बाई डेल टी। तो अगर ये दोनों चेंजेस हम साइमल्टेनियस करते हैं कि ए को रिप्लेस करते हैं इससे और वी को रिप्लेस करते हैं इससे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट चेंज,
ठीक है। तो इसी ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है ना, वी कॉल इट गेज ट्रांसफॉर्मेशन। तो यहाँ प्लस होगा तो यहाँ माइनस लिखना होगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस लिखना होगा, ठीक है ना। ठीक है, तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन देखो क्या है कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन, इसको शॉर्ट में जीटी लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज गेज ट्रांसफॉर्मेशन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ठीक है, इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल का ये ट्रांसफॉर्मेशन है। इट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, ठीक है, विच या ड्यू टू विच ऐसे लिखो, ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट चेंज। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होता है, ठीक है ना। सो इट इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन इज ए ट्रांसफॉर्मेशन, ये थोड़ा इधर लिख दो, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल ड्यू टू विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड डू नॉट चेंज, ठीक है ना। यहाँ चेंज लिखा हुआ है, ठीक है ना, चेंज, डू नॉट चेंज। ऑलराइट, दैट्स द सिचुएशन, ओके। तो देखिए यहाँ पे, तो गेज ट्रांसफॉर्मेशन को बेसिकली हम लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है ना, ए बिकम्स ए प्राइम्ड वेयर ए प्राइम्ड इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ग्रेडियंट ऑफ एफ, ये फंक्शन कुछ भी फंक्शन ऑफ आर एंड टी हो सकता है ये, ठीक है ना। और ठीक है, वी गोज टू वी प्राइम्ड, ठीक है, वेयर वी प्राइम्ड इज इक्वल टू वी माइनस प्लस और डेल एफ बाई डेल टी होगा। यहाँ पे ये कोई भी फंक्शन हो सकता है आर और टी का, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग गेज ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। दिस इज द गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ओके, ये है गेज ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलराइट, ठीक है। तो कभी कभी देखिए एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन इज गेज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है ना। तो जब भी गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन आएगा आपको इस फॉर्मूले को यूज कर लेना है, ओके, एंड यूजिंग दिस फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। तब ठीक है ना, कभी कभी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा ना कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है कौन सा नहीं है, तो आपको करना क्या होगा कि आप देखिए जैसे दो ट्रांसफॉर्मेशन दिए रहेंगे और पूछा जाएगा गेज ट्रांसफॉर्मेशन है या नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन को मान लो हम इससे कंपेयर करेंगे, तो इससे कंपेयर करके और हम एफ निकाल लेते हैं, ठीक है ना, वी विल कैलकुलेट एफ। और फिर उसके बाद हम लोग ये जो एफ यहाँ से कैलकुलेट हो जाएगा ना, उस एफ को हम फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और हम देखेंगे कि जो गिवन ट्रांसफॉर्मेशन में दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, वो ऑब्टेन हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो अगर आप देखो फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन से कंपेयर करके एफ निकालोगे, फिर उस एफ को यूज करोगे इस फॉर्मूले में, और फिर सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन जो क्वेश्चन में गिवन है वो ऑब्टेन हो गया, तो हम बोलेंगे गेज ट्रांसफॉर्मेशन है, अदरवाइज हम कहेंगे कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ओके, ठीक है। अच्छा, ये जरूर ध्यान रखोगे, इसमें प्लस यूज करेंगे तो इसमें माइनस यूज होगा, ओके, ठीक है। तो देखो हम लोग जस्ट क्विकली इससे रिलेट करके एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे, तो ये सभी जानते हो बहुत ही इजी टॉपिक्स हैं, ओके। देखिए यहाँ पे गेज ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन स्टार्टिंग में दिया हुआ है, इसमें देखिए ये सभी क्वेश्चन जो है ना गेज ट्रांसफॉर्मेशन के दिए हुए हैं, ठीक है, ठीक है, ऑल मोस्टली दीज क्वेश्चंस। हाँ बताइए सर, ये 5 है, यहाँ पे स्केलर पोटेंशियल है क्या? कहाँ पे फाई? यस सर, अभी एक क्वेश्चन गया सर ऊपर। नहीं, फाई जो, हाँ वो स्केलर ही रहता है, ठीक है ना, स्केलर पोटेंशियल होता है, ठीक है। जैसे इन सब में फाई जो लिखा हुआ है ना, देखो जैसे इसमें भी लिखा हुआ है फाई, वो वही भी जो हम लिख रहे हैं ना, यहाँ पे लिखा हुआ भी तो है ना, देखो द स्केलर एंड वेक्टर पोटेंशियल, स्केलर पोटेंशियल को फाई लिख रहा है, वेक्टर पोटेंशियल को ये लिखा हुआ है, ठीक है। एक मिनट देखो, अभी हम, चलो इस क्वेश्चन को देखो, नेट का ये क्वेश्चन है, इसको देखो डिस्कस कर दे रहे हैं। इसमें लिखा है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन V to A ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड वेक्टर पोटेंशियल इज गेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो ये दिया हुआ है ना, ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन, तो वही हम बोले ना कि एक को हम रिलेट करेंगे, मतलब कंपेयर करेंगे गिवन इक्वेशन जो हमारा गेज ट्रांसफॉर्मेशन है उससे हमारा एफ निकल जाएगा, फिर दूसरे वाले को ऑब्टेन करके देखेंगे, ठीक है ना। तो जो अगर जिसमें दूसरा भी ऑब्टेन हो पा रहा है वही हमारा गेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो देखो इसमें सिंपल पहले एक लॉजिक बता रहे हैं आपको, देखिए V का ट्रांसफॉर्मेशन और A का सभी में दिया हुआ है, V और A सब में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो देखो हम जानते हैं कि अगर आप देखिए A वाले ट्रांसफॉर्मेशन में देखिए प्लस है तो V में माइनस होता है, अगर A में माइनस है
तो v में प्लस होता है। तो आप देखिए जैसे इसमें आप देखिए v में यहाँ प्लस है तो a में भी प्लस है, ये नहीं हो सकता पॉसिबल। इसमें भी प्लस है, इसमें माइनस है, ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। इसमें दोनों में प्लस है, ये नहीं हो सकता है, और ये है। तो इसमें पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग देखो बीच में जो है ना प्लस माइनस आता है, एक में प्लस आता है दूसरे में माइनस आता है। तो देखो इसमें प्लस दिया हुआ है, इसमें माइनस आ रहा है, ठीक है ना। तो और डी में ऐसा आ रहा है प्लस माइनस, तो इसमें दो ही ऑप्शन पॉसिबल है, ठीक है ना, आइदर बी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो हम लोग किसी को चेक करते हैं, ठीक है ना। जैसे वी को, दोनों में तो वी सेम दिया हुआ है, देखो इसमें भी और इसमें वी सेम दिया हुआ है, तो हम वी को यूज करेंगे, फंक्शन निकालेंगे, और फिर ए को हम खुद से कैलकुलेट करके देखेंगे कि ए क्या आ रहा है, ठीक है ना। तो पता चल जाएगा कि ये वाला ए आ रहा है या ये आ रहा है, ठीक है ना। तो देखो इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है वी प्राइम्ड इज इक्वल टू, लिखा हुआ है वी प्लस ए एक्स, ये लिखा हुआ है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए v का फॉर्मूला ये होता है, हम लोग जानते हैं v प्राइम इज इक्वल टू होता है v, और यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, चलो प्लस लिख देते हैं, और ये होता है डेल एफ बाई डेल टी, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो इसको कंपेयर करोगे ना, ये हम लोग जानते हैं कि ऐसा होता है। तो यहाँ से देखो डेल एफ बाई डेल टी इज इक्वल टू ए एक्स दिया हुआ है, तो इसलिए इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो f इज इक्वल टू ए एक्स और t हो जाएगा, मतलब पार्शियल इंटीग्रेशन किया है, ठीक है ना। जब हम इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसमें हम x को कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, ठीक है ना। पार्शियल डेरिवेटिव था इसलिए ऐसा कर दिया। देखो अगर ऐसा होता ना, ध्यान रखोगे df बाई dt होता, और यहाँ पे अगर ax लिखा होगा, तो आप ध्यान रखोगे तो इस केस में आप a इज इक्वल टू ए एक्स टी आप नहीं लिख सकते हो, दिस इज नॉट इक्वल, ऐसा नहीं कर सकते हो आप। ये पार्शियल लिखा हुआ था तो हम ऐसा कर दिए, ठीक है ना। तो ठीक है, तो यहाँ से f निकल गया, ठीक है। तो ये तो जस्ट एक्स्ट्रा हम बता रहे हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे f निकल गया ना, तो हम a निकालना है हमें। तो a इज इक्वल, देखो इसमें हम प्लस साइन यूज किए थे, तो अब इसमें माइनस यूज करना पड़ेगा। तो a इज इक्वल टू, सॉरी, a प्राइम्ड इज इक्वल टू होगा a माइनस ग्रेडियंट ऑफ f, ठीक है ना, ये लिखना होगा। तो यहाँ से देखिए a प्राइम्ड इज इक्वल टू a और ग्रेडियंट ऑफ f करेंगे ना, तो ग्रेडियंट में तो हम जानते हैं कि x से डिफरेंशिएशन होता है, y से और z से होता है। तो यहाँ पे x है ना, तो ऐसा होगा ना, देखिए ये ग्रेडियंट ऐसे लिखते हैं ना डी डी एक्स, ठीक है ना, डी डी एक्स और आई कैप, ऐसा होता है, डी डी एक्स आई कैप होता है, प्लस फिर डी डी वाई जे कैप होता है, ठीक है ना, और प्लस डी डी जेड होता है और के कैप, और यहाँ पे एफ हो जाता है, ठीक है ना। तो हम लोग इस एफ का वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ए प्राइम्ड इज इक्वल टू, देखो ए प्राइम्ड इज इक्वल टू आ जाएगा ए माइनस, ठीक है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना तो ये आ जाएगा ए टी और ये आई कैप हो जाएगा, ठीक है ना, दैट्स व्हाट यू गेट, ए टी आई कैप, ठीक है। ए प्राइम्ड इज इक्वल टू ए माइनस ए टी आई कैप, ओके। तो अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ओके। तो देखिए लास्ट ये वाला मैच किया ना, तो इसीलिए इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसी टाइप, अब आप समझ सकते हैं कितना आसान क्वेश्चन होते हैं ये सभी, ठीक है। बस थोड़ा सा रिवीजन करके चले जाओगे ना तो एग्जाम में डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से अदर जो क्वेश्चंस है ना वो आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो एक क्वेश्चन जरा अटेम्प्ट करके देखिए आप लोग, अभी हम देखो दे रहे हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को देखो 16 नंबर, 16 नंबर बताइए जरा क्या आंसर आएगा, क्वेश्चन नंबर 16। इससे क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन 16, इसमें लिखा गया वेक्टर पोटेंशियल ए इज इक्वल टू के ई टू द पावर माइनस ए टी आर आर कैप corresponding to an electromagnetic field is changed to a, इसको ए प्राइम्ड लिख दो, मतलब है ना ये ए प्राइम्ड है, माइनस के ई पावर माइनस ए टी आर आर कैप, दिस विल बी ए गेज ट्रांसफॉर्मेशन इफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज फाइव प्राइम्ड, ये ए प्राइम्ड होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ फाइव प्राइम्ड यूज किया गया ना, फाइव प्राइम माइनस फाइव इन द स्केलर पोटेंशियल इज कॉरेस्पॉन्डिंग चेंज
ऑप्शन है। ऑप्शन ए आ रहा है। ठीक है, तो बस अब आपको देखिए इसी तरह से प्रोसीड करना है। जस्ट ए मिनट, देखो यहाँ पे इसमें ये क्वेश्चन नंबर कितना है, 16। देखिए इसमें ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू दिस इज के ई टू द पावर माइनस ए टी और इंटू और आर कैप, ये दिया गया है। ओके, और इसमें ए प्राइम्ड इज इक्वल टू दिया गया है माइनस के ई टू द पावर माइनस ए टी और इंटू आर प्राइम्ड। ठीक है, तो दैट्स व्हाट वी हैव। तो अब देखियो यहाँ पे हमें हम लोग जो लिख रहे थे कि ए प्राइम्ड इज इक्वल टू होता है ए और प्लस माइनस जो भी लिखना है लिख दीजिए, ठीक है ना, इसका आंसर चेंज नहीं होता है। प्लस भी लिख सकते हो यहाँ पे, माइनस भी लिख सकते हो, चलो प्लस लिख देते हैं। ग्रेडियंट ऑफ एफ ये होता है, ठीक है ना। तो देखिए ए प्राइम का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, ए का वैल्यू भी लिखा हुआ है, ये दोनों हम पुट करेंगे ना, तो इसको इस साइड ले आएंगे तो -2k हो जाएगा ई टू द पावर माइनस ए टी और इंटू आर कैप इज इक्वल टू यहाँ पे ग्रेड एफ डेल एफ बाई डेल आर, और यहाँ पे आर कैप हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इस साइड आर कैप है ना, ये सिर्फ आर का फंक्शन है ना, कुछ भी और थीटा फाई वगैरह नहीं है, तो ग्रेडियंट जो यहाँ पे बचेगा ना ग्रेड एफ, उसको आप ऐसे लिख देंगे। तो आर कैप के कोएफिशिएंट्स इक्वेट करोगे आप यहाँ से, तो एफ देखिए यहाँ से आर कैप के कोएफिशिएंट इक्वेट कर देंगे, तो डेल एफ बाई डेल आर इज इक्वल टू आ जा रहा है -2k और ई टू द पावर माइनस ए टी और इंटू आर। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो एफ और इंटीग्रेट कर दोगे तो ये आ जाएगा -k और ई पावर माइनस ए टी और इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, दैट्स व्हाट वी गेट। तो हम देखिए यहाँ पे प्लस साइन यूज किए हुए हैं, तो इसीलिए 5 प्राइम जब लिखेंगे ना, 5 प्राइम इज इक्वल टू 5 माइनस डेल एफ बाई डेल टी। ठीक है, तो देखो यहाँ से 5 प्राइम -5 इज इक्वल टू माइनस डेल एफ बाई डेल टी। ठीक है, डेल एफ बाई डेल टी। तो यहाँ से देखिए हम t को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस ए टी आ जाएगा, तो k इंटू ए माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस, और इसके डिफ्रेंशिएशन से एक और माइनस आएगा, है ना, तो माइनस आ जाएगा -k ए और ई पावर माइनस ए टी और इंटू आर स्क्वायर होगा। ये इसका आंसर आएगा -k ए। ऑप्शन सी होगा सर, माइनस। क्या कह रहे हो? तो हमें देखो 5 प्राइम -5, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा ना, ऑप्शन सी आ रहा है ना, कौन Yes, सा आ sir. रहा है? सी आर। सी आएगा ना, ए नहीं आएगा। ठीक है, ठीक है, तो एग्जाम में यही माइनस प्लस का ही तो मिस्टेक होता है, बस थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पे क्योंकि ये माइनस है यहाँ पे, और ये भी माइनस पुट करोगे प्लस हो जाएगा, और इसके डिफरेंशिएशन से एक माइनस आ जाएगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग, सी ऑप्शन। ठीक है, देखो ये सभी क्वेश्चन जानते हो, ज्यादातर ये क्वेश्चन सी पार्ट में पूछे जाते हैं। ठीक है, बी पार्ट में भी कभी कभी आ जाता है, बट मोस्टली जो है ना, ये जो टॉपिक है इसके सी पार्ट के 5 मार्क्स के क्वेश्चन है मोस्टली। ठीक है, तो इसलिए ये टॉपिक जरूर अच्छी तरह से रिवाइज करके जाओगे आप लोग। ठीक है, बाकी ये सब जो क्वेश्चन है ना आगे गैस ट्रांसफॉर्मेशन के, ये आप देख लोगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड गेज कंडीशन। ठीक है, गेज कंडीशंस। ठीक है, तो गेज कंडीशन देखिए क्या होता है कि हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल यूनिक नहीं है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स, ठीक है, आर नॉट यूनिक। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल्स आर नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं है। ठीक है, तो electromagnetic potentials are not unique, so we can put some conditions, ठीक है, on V and A। तो इस पे हम लोग कुछ कंडीशंस पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, मतलब हम लोग क्योंकि यूनिक नहीं है ना, तो हम कुछ भी लिख सकते हैं ना, मतलब अपने अकॉर्डिंग। जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख रहे हैं ए प्लस, इसमें ग्रेड एफ हम ऐड कर रहे हैं, तो हम कोई ऐसा फंक्शन ऐड कर सकते हैं इसमें कि एक सर्टेन प्रॉपर्टी को ये सेटिस्फाई कर सकता है। ठीक है ना, तो ये हम लोग बेसिकली
कुछ कंडीशंस पुट करते हैं, उसी को कहा जाता है गेज कंडीशन, ठीक है ना। तो देयर इज समथिंग कॉल्ड कूलॉम गेज कंडीशन, कूलॉम गेज कंडीशन, ठीक है ना। तो कूलॉम गेज कंडीशन में जो है ना, हम लोग डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल को जीरो मानते हैं, ठीक है। वी अज्यूम दैट डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर पोटेंशियल इज जीरो, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कूलॉम गेज कंडीशन, ओके, ठीक है। तो कूलॉम गेज कंडीशन देखिए, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर गेज ट्रांसफॉर्मेशन अंडर, ठीक है, अंडर कूलॉम गेज कंडीशन अगर डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, देखो कूलॉम गेज कंडीशन, ठीक है। सो इफ वी राइट गेज ट्रांसफॉर्मेशन अंडर कूलॉम गेज कंडीशन, ठीक है, तो देखिए इसमें गेज ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसे लिखा हुआ है ना, ए प्राइम्ड इज इक्वल टू ए प्लस ग्रेडियंट 5 ग्रेडियंट एफ, ठीक है ना। तो ये लिखा हुआ है, तो इसमें दोनों साइड डाइवर्जेंस ले लीजिए, डेल ए प्राइम्ड और ये हो जाएगा डेल ए प्लस डेल स्क्वायर एफ। तो ये कूलॉम गेज कंडीशन हम लगा रहे हैं, तो ये टर्म देखिए, ये टर्म और ये टर्म हम जीरो कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर एफ इज इक्वल टू जीरो। तो कभी क्वेश्चन देखिए ऐसा आ सकता है कि अगर दोनों कूलॉम गेज कंडीशन भी लगाते हैं और गेज ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं, तो ये जो फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, यहाँ पे एफ जो लिखा हुआ है, ग्रिफिथ के बुक में देखोगे इस एफ की जगह लेमडा लिखा हुआ है, वो सिंबल में चेंज है, ठीक है ना। वो सिंबल कुछ भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग एफ जो लिखा गया है ना, दैट इज कॉल्ड गेज फंक्शन, ठीक है ना। इसको हम लोग गेज फंक्शन कहते हैं। तो कभी क्वेश्चन जानते हो ऐसा आ सकता है एग्जाम में कि हम कूलॉम गेज कंडीशन भी लगा रहे हैं और साथ में गेज ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं, तो फिर ये जो गेज फंक्शन है उस पर क्या कंडीशन होना चाहिए। तो आप ध्यान देंगे, गेज फंक्शन जो है ना, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ये लैपलेस इक्वेशन है, ओके। सो गेज फंक्शन विल सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन, ओके, आप ये कह सकते हैं, ठीक है। तो एक तो हो गया कूलॉम गेज कंडीशन, ओके। अब दूसरा होता है देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉरेंस गेज कंडीशन, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन देखो, कुछ लोग पूछ सकते हैं कि व्हाई वी अप्लाई दिस कंडीशन, इसका क्या एडवांटेज है, ठीक है ना। तो अगर आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि व्हाई, देखिए व्हाई वी अप्लाई कूलॉम गेज कंडीशन, कूलॉम गेज कंडीशन, कूलॉम गेज कंडीशन क्यों अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है बेसिकली टू ऑब्टेन सम सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। हम चाहते हैं कि कुछ सिंप्लीफिकेशन हमें मिले। तो अब क्वेश्चन है कि कहाँ पे मिलता है सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो इसका आंसर है देखो, टू टू गेट सम सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। कुछ हमें एडवांटेज होता है इसे अप्लाई करने से, तो देखो, तो यही कुछ सिंप्लीफिकेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो देखो अगर हम मैक्सवेल इक्वेशन लिखते हैं, सपोज वी राइट मैक्सवेल्स इक्वेशन, ठीक है। तो मैक्सवेल हम लोग ये लिख रहे हैं ना, डेल क्रॉस, ठीक है। तो अगर हम देखिए यहाँ पे डेल डॉट ए इक्वल टू जीरो लिखे हुए हैं, ठीक है। तो मैक्सवेल इक्वेशन देखो यूज कर रहे हैं, मैक्सवेल इक्वेशन, ठीक है। तो मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं, देखो डेल डॉट ई इज इक्वल टू, हम लोग जानते हैं रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन है। अब ई का वैल्यू देखिए हम लोग डेल डॉट, और यहाँ पे ई का वैल्यू हम लोग ऐसे लिखे हुए हैं माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी और माइनस, ठीक है, डेल ए बाई डेल टी, ठीक है, इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या होगा, माइनस डेल स्क्वायर वी और माइनस डी डी टी। देखिए ये जो कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है ना, और ग्रेडियंट में स्पेस के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव होता है, ये दोनों इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है ना। तो ये डेल डॉट ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना, इज इक्वल टू रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से डेल डॉट ए, अगर हम इसको जीरो कर देते हैं, इफ डेल डॉट ए इज इक्वल टू जीरो, अगर इसको आप जीरो करते हो तो देखो यहाँ से आ जाएगा डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। ये बेसिकली रिजल्ट आ रहा है माइनस, ठीक है ना। तो अब देखिए हम इसको जीरो लेने पे देखो बेसिकली क्या मिल गया हमें, ये पॉइसन इक्वेशन मिल गया, पॉइसन इक्वेशन। तो हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में पॉइसन इक्वेशन पढ़ते हैं ना, तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अभी जो डिस्कस किया जा रहा है, देखो टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना भी यूज हो रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि मैक्सवेल इक्वेशन जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स रिड्यूसेस टू पॉइसन इक्वेशन
पॉइसन इक्वेशन इफ वी यूज कूलॉम गेज कंडीशन। तो ये एक एडवांटेज है ना कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से मैच कर जा रहा है, ठीक है। अगर आप इसको यूज करें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो भी आप पढ़े हुए हैं वो रिजल्ट आप यहाँ पे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अंडर दिस कूलॉम गेज कंडीशन। तो आप ये कह सकते हैं, देखो, अंडर कूलॉम गेज कंडीशन, ठीक है, अंडर कूलॉम गेज कंडीशन, ठीक है, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है ना, मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन रिड्यूसेस टू, ठीक है। So Maxwell under Coulomb gauge condition, Maxwell's first equation reduces to Poisson equation, ठीक है। तो ये बेसिकली एडवांटेज है। अब मतलब आप समझ रहे हो ना एडवांटेज क्या है कि अगर देखिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था ना देखने में, ठीक है, तो बेसिकली ये इसमें आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग इसको पढ़ चुके हैं, कई इसके सॉल्यूशंस ऑब्टेन कर चुके हैं, तो वो सॉल्यूशन को डायरेक्टली आप इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में भी यूज कर सकते हो। दैट इज द मेन एडवांटेज, ओके। तो एग्जाम में जानते हो डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी ऐसे ही पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज कूलॉम गेज कंडीशन। तो कूलॉम गेज कंडीशन बस ध्यान रखोगे, डेल डॉट ए इक्वल टू 0 को हम लोग कूलॉम गेज कंडीशन कहते हैं, ठीक है ना, ये डेल डॉट ए इक्वल टू 0, ठीक है। इससे बेसिकली कुछ सिंप्लीफिकेशन होता है। तो क्वेश्चन देखो ये पूछा जा सकता है कि कभी कभी कि अंडर कूलॉम गेज कंडीशन, कभी ये भी पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल इक्वेशन से क्या ऑब्टेन होता है, ठीक है ना। कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कूलॉम गेज कंडीशन, और अगर आप ये दोनों साथ साथ कर रहे हैं, ठीक है ना, यू आर डूइंग बोथ टुगेदर, ठीक है ना, ये कूलॉम गेज कंडीशन और लॉरेंट सॉरी गेज ट्रांसफॉर्मेशन दोनों कर रहे हैं, तो आप देखिए जो गेज फंक्शन होता है वो बेसिकली इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा होता है। कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सपोज वी आर डूइंग गेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी आर साइमल्टेनियसली अप्लाइंग कूलॉम गेज कंडीशन, देन व्हाट शुड बी द कंडीशन ऑन गेज फंक्शन। तो गेज फंक्शन का जो लैप्लासियन है वो 0 होगा, ओके। ऐसा क्वेश्चन एक बार नेट एग्जाम में आ चुका है, ठीक है ना, ओके। तो ये हो गया कूलॉम गेज कंडीशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, ओके। अब हम लोग आते हैं, देखिए देयर इज समथिंग कॉल्ड लॉरेंट्ज गेज कंडीशन, ठीक है। तो लॉरेंट्ज गेज कंडीशन जो होता है ना वो बेसिकली ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। देखिए अभी हम लोग जैसे लिख रहे थे ना, डेल डॉट ए और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डेल ए बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। तो लॉरेंट्ज गेज कंडीशन में हम लोग ये लिखते हैं, ठीक है ना, डेल डॉट ए प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और प्लस डेल ए बाई डेल टी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज रिटन इन लॉरेंट्ज गेज कंडीशन, ठीक है। तो देखिए लॉरेंट्ज गेज कंडीशन में क्या होता है, अगेन क्वेश्चन अराइजेस कि व्हाट इट डज, ठीक है। तो आप ये लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड्स सम सिंप्लीफिकेशन, इससे कुछ हमें सिंप्लीफिकेशन मिलता है, ठीक है ना। तो इट प्रोवाइड सम सिंप्लीफिकेशन। नाउ अगेन क्वेश्चन राइजेस वेयर डू वी गेट सिंप्लीफिकेशन, ठीक है ना। तो ये जानते हो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन में सिंप्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है। मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन को अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहते हैं ना, देखिए जैसे अगर हम मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन यूज करते हैं, तो मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन देखिए ऐसा लिखा हुआ है, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, ठीक है, और यहाँ पे जे और प्लस एप्सिलॉन नॉट और डेल ई बाई डेल टी, ठीक है। दिस वी हैव रिटन। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए डेल क्रॉस और बी की जगह लिखो डेल क्रॉस ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा डी डी टी ऑफ, ठीक है ना, माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी और माइनस डेल ए बाई डेल टी, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट है, ठीक है। तो डेल क्रॉस है, ठीक है ना, इस तरह से लिख दिया गया है, ठीक है। तो इसको ओपन करके देखिए क्या आ रहा है, व्हाट डू यू गेट फ्रॉम हियर, डेल डेल डॉट ए डेल माइनस डेल स्क्वायर और माइनस डेल स्क्वायर ए, ठीक है ना, इज इक्वल टू म्यू नॉट और यहाँ पे आ जाएगा जे प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, और माइनस आ जाएगा ना यहाँ पे, तो माइनस, ये माइनस है ना। और इसमें देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ग्रेडियंट को बाद में लिख दो और यहाँ पे लिख दो डेल वी बाई डेल टी,
अच्छा सॉरी, हम दोनों जगह ए लिख दिए थे ना, यहाँ पे भी है, सॉरी इसमें ए है और यहाँ पे भी है, गलती से लिख दिए थे, ठीक है ना। डेल डॉट ए और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट डेल वी बाई डेल टी, ये होता है लॉरेंस गेज कंडीशन, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसको ग्रेडियंट हमने पहले लिख दिया और डिफरेंशिएशन बाद में लिख रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस में आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और d2a बाई dt स्क्वायर, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, ओके। तो अब आप देखिए, अगर इसमें आप देखो ग्रेडियंट है और इसमें भी ग्रेडियंट है, इस टर्म को हम इधर ले आते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा डेल ग्रेडियंट और ये हो गया डेल डॉट ए और प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट और डेल वी बाई डेल टी, ठीक है ना। दिस वी आर गेटिंग एंड हियर वी हैव डेल स्क्वायर ए, ये टर्म डेल स्क्वायर ए इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ठीक है ना, म्यू नॉट जे, और ये बच गया और माइनस यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और डेल स्क्वायर डेल d2a बाई dt स्क्वायर, ठीक है ना। दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग एक्चुअली, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए ये जो रिजल्ट है ना, इसको अगर हम जीरो कर देते हैं, तो वही तो बोला जा रहा है ना, कूलॉम गेज सॉरी लॉरेंट गेज कंडीशन में इस टर्म को हम लोग जीरो कर देते हैं। देखो इसको जीरो करेंगे, फिर माइनस साइन से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा, देखो डेल स्क्वायर ए यहाँ पे, और ये टर्म इधर आ जाएगा ना, तो माइनस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को ऐसा करो 1/c² लिख दो, 1/c², और ये हो जाएगा d2a बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट जे, ठीक है ना। तो अगर आप देखिए, सपोज करो आप वैक्यूम में लिख रहे हो, कोई फ्री करंट, जिस रीजन में आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को लिख रहे हो ना, वहां पे अगर कोई करंट नहीं है, मतलब कभी कई ऐसे केसेस होते हैं कि जैसे मान लीजिए आप मैग्नेटिक फील्ड, देखो ऐसा होता है ना कि ये मान लो वायर है, आप मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे निकाल रहे हो, तो ये लोकल इक्वेशन है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देखोगे कि क्या करंट है, तो यहाँ पे तो कोई करंट नहीं है, तो वहाँ करंट जीरो हो जाएगा। तो ये करंट अगर जीरो हो जाएगा तो ये आप देखो वेव इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, इट विल कन्वर्ट इनटू वेव इक्वेशन। तो वेव इक्वेशन का तो सॉल्यूशन हम लोग जानते हैं, बेसिकली प्लेन वेव, स्फेरिकल वेव, सिलिंड्रिकल वेव, ये सब आता है। तो अब मतलब ये इक्वेशन जो है ना काफी सिंप्लीफाई हो चुका है, इट गिव्स यू वेव इक्वेशन, ठीक है ना। ठीक है, तो इन वैक्यूम आपको वेव इक्वेशन मिल जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि देखो लॉरेंस गेज कंडीशन, लॉरेंस गेज कंडीशन, ठीक है, कन्वर्ट्स, लॉरेंस गेज कंडीशन जो है ना वो कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट्स बेसिकली दिस मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन इनटू वेव इक्वेशन, ठीक है, इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ठीक है। तो ये बेसिकली ध्यान रखोगे, कभी कभी ऐसे इनवर्ट्स भी पूछा जा सकता है कि मैक्सवेल इक्वेशन गेट्स कन्वर्टेड इनटू वेव इक्वेशन ऑन यूजिंग विच गेज कंडीशन, तो अंडर लॉरेंस गेज कंडीशन ऐसा होता है, ठीक है ना। तो देखो अगर बेसिकली मैक्सवेल इक्वेशन जो होता है ना, देखो मैक्सवेल इक्वेशन इज रिटन इन टर्म्स ऑफ फील्ड, लेकिन वही अगर मैक्सवेल इक्वेशन को हम पोटेंशियल के टर्म में लिखना चाहते हैं, तो ये जो है ना, इस इक्वेशन को आप मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन कहोगे, रिटन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है। तो ये मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन हो गया, रिटर्न इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल। उसी तरह से आप देखिए कि ये जो है ना, ये बेसिकली हमारा यहाँ पे जो लिखा गया, आप देखिए यहाँ पे ये पॉइसन इक्वेशन जो है ना, ये मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन कह सकते हो, दिस इज मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन अंडर कूलॉम गेज कंडीशन, ठीक है, बट इट इज नाउ रिटन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली, ओके। तो देखिए लॉरेंस गेज कंडीशन का एडवांटेज यही है। अब देखो देयर इज अगेन ए डिस्कशन कि जैसे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना कि प्रीवियस केस में बात किए थे कि गेज ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं और कूलॉम गेज कंडीशन भी अगर कर देते हैं तो हमें एक गेज फंक्शन पे कंडीशन मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए हम लोग गेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड लॉरेंस गेज कंडीशन ये दोनों अप्लाई करते हैं अगर साथ में, ठीक है, इफ वी अप्लाई द टू टुगेदर, ठीक है। तो देखिए गेज ट्रांसफॉर्मेशन में ऐसा लिखा गया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू, ठीक है, ए वेक्टर इज इक्वल टू लिखा गया है, सॉरी ए डैश इज इक्वल टू ए प्लस, ठीक है, यहाँ पे ग्रेड एफ ये लिखा गया है ना, और यहाँ पे वी डैश इज इक्वल टू वी माइनस, ठीक है,
वी डैश इक्वल टू वी माइनस और यहाँ पे डेल एफ बाई डेल टी लिखा गया है, ठीक है। तो अगर हम कूलॉम गेज कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम लॉरेंट गेज कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पे ऐसा आना चाहिए डेल डॉट ए और फिर प्लस म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, या इसको 1/c² भी लिख सकते हो, 1/c², और यहाँ से आ जाएगा डेल v बाई डेल टी इज इक्वल टू 0। ये एक कंडीशन है हमारे पास, दिस इज लॉरेंट गेज कंडीशन। और न्यू पोटेंशियल के लिए लगाएंगे तो ये आ जाएगा डेल ए डैश और प्लस 1/c² और डेल वी डैश बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये देखिए हम लोग गेज ट्रांसफॉर्मेशन है और ये है लॉरेंट्ज गेज कंडीशन, दोनों को हम साइमल्टेनियसली यूज करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो आप ऐसा करिए कि ये जो है ना सेकंड इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पे देखो यहाँ से इससे आगे बढ़ रहे हैं, डेल डॉट ए डैश की जगह लिख देंगे ए प्लस और ग्रेड एफ और प्लस, ठीक है ना, 1/c² और डी डी टी ऑफ, ठीक है, डी डी टी ऑफ, यहाँ पे आप देखिए v डैश की जगह पे हम लिख देंगे v माइनस और डेल एफ बाई डेल टी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा देखो डेल डॉट ए और प्लस यहाँ पे डेल स्क्वायर एफ, अब देखो डेल स्क्वायर एफ हो जाएगा ये, और इज इक्वल टू 1/c² और डी वी बाई डी टी हो जाएगा माइनस 1/c² और d2 f बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए बेसिकली क्या आ रहा है, डेल डॉट ए और प्लस 1/c² और डेल वी बाई डेल टी, ठीक है ना। एक मिनट, हम लोग देखो यहाँ पे, चलो ठीक है ऐसे लिख देते हैं 1, ठीक है, और प्लस ये हो गया डेल स्क्वायर एफ और माइनस 1/c² और d2f और बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये जो टर्म है ना, दिस इज 0 एक्चुअली, यहाँ से देखिए ये जो डेल डॉट ए और 1/c² डी वी बाई डी टी, ये तो 0 है। तो यहाँ से रिजल्ट आ रहा है, आप देखिए डेल स्क्वायर एफ, ठीक है ना, इज इक्वल टू 1/c² और d2f बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं बेसिकली कि अगर आप कूलॉम गेज कंडीशन अप्लाई करते हैं, इफ यू अप्लाई कूलॉम गेज कंडीशन, ओके, Lorentz gauge condition, and you do Lorentz gauge transformation simultaneously, तो गेज फंक्शन जो है, ओके, गेज फंक्शन एक्चुअली सेटिस्फाइज वेव इक्वेशन, ठीक है। सो देखो इफ गेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड Lorentz gauge condition are simultaneously applied, ठीक है, simultaneously applied, then gauge function satisfies, then gauge function satisfies a wave equation, ठीक है, ये इस वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। सो दैट्स द पॉइंट, ओके। तो ठीक है, तो एक बार जानते हो नेट एग्जाम में यही क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ दिया गया कि लॉरेंट्स, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब समझ लो स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन था। जनरली गेज ट्रांसफॉर्मेशन का ये सब इंफॉर्मेशन जानते हो आपको सभी बुक्स में नहीं मिलेगा, जैसे ग्रिफिथ की बुक है, इन सभी बुक में ये सब लिखा हुआ भी नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा ये एडवांस क्वेश्चन था, कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक एक क्वेश्चन एडवांस आ जाता है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। तो कई बार हम बता चुके हैं कि आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं करने हैं ना, ठीक है। अगर एक दो क्वेश्चन एडवांस आ गया तो अब ऐसा नहीं कि बहुत एडवांस पढ़ने लगे, क्योंकि आप बहुत ज्यादा भी पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा उससे लॉस होगा आपको, ठीक है। तो बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि आप अल्टीमेटली सब कुछ भूल जाते हो ना, तो इसीलिए कम पढ़िए और क्या बोलते हैं रिवाइज करिए, ठीक है। तो देखो गेज ट्रांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल से रिलेटेड बस दिस मच इंफॉर्मेशन इज सफिशिएंट, ठीक है। तो देखो अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, आप ध्यान रखोगे कि ये जो है ना पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन यूनिक नहीं होता है, ओके, सॉल्यूशन इज नॉट यूनिक। आप ऐसा नहीं कर सकते हो कि हम इसका सॉल्यूशन करके और एफ निकाल लेंगे। देखो नेट एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था ना, वो ये था कि लॉरेंट्स कंडीशन, लॉरेंट्स गेज कंडीशन और गेज ट्रांसफॉर्मेशन साइमल्टेनियसली किया जा रहा है, तो गेज फंक्शन क्या होगा, व्हाट इज द गेज फंक्शन। तो हम जानते हैं कि इन दैट केस गेज फंक्शन सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन, ठीक है ना। तो हम ऐसा तो उसमें ऑप्शन में गेज फंक्शन दिया हुआ था, तो हम उस ऑप्शन को एक्चुअली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं।
तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ऑप्शन को यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है ना, और फिर हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बस वही ऑप्शन एक्सेप्टेबल होगा, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करके आंसर नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ये। एक मिनट, कहीं था क्वेश्चन। हाँ ये क्वेश्चन है, देखो इसमें लिखा है ना, देखो यहाँ पे the scalar and vector potentials are determined up to gauge transformation, ऐसे लिखा है, where xi is arbitrary continuous and differentiable function of x and t, मतलब ये गेज फंक्शन है, देख रहे हो ना, गेज ट्रांसफॉर्मेशन में यूज हो रहा है, जो हम f लिख रहे थे ना उसकी जगह xi लिखा हुआ है। If we further impose Lorentz gauge condition, थोड़ा सा यहाँ पे मतलब मिस्टेक है, 1/c² होना चाहिए, 1/c लिखा हुआ है इसमें। देन पॉसिबल चॉइस फॉर गेज फंक्शन, देखो गेज फंक्शन का पॉसिबल चॉइस पूछा गया है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमें मतलब देखना है ना कि ये इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें हमारा जो इक्वेशन है ना, देखो एक बार हम आपको बता देते हैं, मतलब कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल सा ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देखिए आप इस साइड हम ग्रेडियंट ले रहे हैं, मतलब सॉरी लैप्लासियन ले रहे हैं एफ का, मतलब 2 बार हम इसको कोऑर्डिनेट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है ना। और इस साइड हम लोग 2 बार इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 2 बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है और 2 बार कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है। तो देखो क्या होगा कि हम एलएचएस में एक बार जो एफ दिया हुआ उसको पुट करेंगे और आरएचएस में, तो दोनों इक्वल आ जाएगा, तो हम बोलेंगे कि सेटिस्फाई हो गया, और इक्वल नहीं आएगा तो सेटिस्फाई नहीं हुआ। ओके, तो अब आप देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि आप देखिए ये जो है ना एक ट्रिगोनमेट्रिक फंक्शन है और हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो देखिए इसको कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे ना तो ये हाइपरबोलिक टर्म डिफरेंशिएट होगा। तो देखो हाइपरबोलिक टर्म को डिफरेंशिएट करने से नेगेटिव नहीं आता है, कॉस से साइन हो जाता है और साइन से फिर कॉस हो जाता है। तो ये मतलब कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव तो हमें पॉजिटिव देगा, लेकिन टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो है ना, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन कॉस से डायरेक्ट माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है ना। तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल नहीं हो सकता है। इसमें भी देखिए हाइपरबोलिक और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो ये दोनों इक्वल, इस जो दोनों साइड डेरिवेटिव है ना वो इक्वल नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक साइड नेगेटिव आ जाएगा, एक साइड पॉजिटिव आ जाएगा। इसमें भी नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें भी वही बात है, नेगेटिव पॉजिटिव आ जाएगा, एक साइड नेगेटिव पॉजिटिव। इसमें देखिए दोनों हाइपरबोलिक फंक्शन है, तो ये इक्वल दे सकता है, एलएचएस कैन बिकम इक्वल टू आरएचएस। ओके, तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना, डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि ओनली पॉसिबल सॉल्यूशन मतलब जो सेटिस्फाई करेगा ना इस इक्वेशन को, डी डी कर रहा है, ठीक है, तो डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यही इसका गेज ट्रांसफॉर्मेशन है। ऑलराइट, तो देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल से रिलेट कर, ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा गया है, काफी क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, ये सब आप लोग कर लोगे, ठीक है ना, आज जो कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक पोटेंशियल से रिलेट करके एक कॉन्सेप्ट और आता है, दैट इज कॉल्ड रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है ना। जैसे पोटेंशियल टॉपिक चल रहा है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, तो हम इसको साथ साथ ये भी बता देते हैं, ठीक है। देखो देयर इज समथिंग कॉल्ड रिटार्डेड, तो इसके क्वेश्चन बाकी जो भी हैं वो आप लोग खुद से करोगे, ठीक है ना। रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है, रिटार्डेड है, रिटार्डेड, ठीक है ना, रिटार्ड लिख देता हूं, तो रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है। देखो रिटार्डेड पोटेंशियल भी जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल है, ठीक है, लेकिन इसको लिखा जाता है मतलब कुछ इंफॉर्मेशन, इस फैक्ट को यूज करते हैं हम लोग, इंफॉर्मेशन ट्रैवल करने में एक जगह से दूसरी जगह थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है ना। देखो हम ये कह रहे हैं कि बेसिकली रिटार्डेड पोटेंशियल इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल है ये, ठीक है, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल written using, ठीक है, written using the fact that information takes some time to travel, ठीक है। इंफॉर्मेशन को कुछ टाइम लगता है ट्रैवल करने में, अगर इस फैक्ट को हम यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इस फैक्ट को यूज करके अगर हम पोटेंशियल लिखते हैं ना,
तो उसी को बोला जाता है रिटार्डेड पोटेंशियल. सो इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल रिटन यूजिंग द फैक्ट दैट इंफॉर्मेशन टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल. ओके, देखिए जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है ना, देयर इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, और आप यहाँ पे पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, देखिए आर डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है? अगर ये एंगल थीटा है और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का डाइपोल मोमेंट पी है, तो व्हाट इज द पोटेंशियल एट केपी कॉस थीटा और बाय आर स्क्वायर, यही होता है, ठीक है ना. ठीक है, तो देखो जब इलेक्ट्रोस्टैट्स में हम लोग ये बोलते हैं ना कि पोटेंशियल इज केपी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, तो इसमें मतलब ये माना जाता है कि यही हमेशा रहेगा, यही पोटेंशियल है, कभी पहले, इससे पहले जीरो भी कभी नहीं था, ठीक है ना, इट इज ऑलवेज दिस, ये पोटेंशियल हमेशा इतना ही होगा. लेकिन जानते हो इसमें अगर हम देखो इस तरह से बात करते हैं, ठीक है, देखो इसको एक एग्जांपल के थ्रू हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना. सपोज हम ये कहते हैं कि एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को सडनली क्रिएट किया जाता है, ठीक है ना, एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल is suddenly created at t equal to 0 at origin. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल, चलो इसका डाइपोल मोमेंट पी आई कैप लिख देते हैं, ठीक है ना, ऐसे देखो पी आई कैप लिखा हुआ है, इज क्रिएटेड एट ऑरिजिन, ठीक है ना. नाउ क्वेश्चन इज कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है, एट आर थीटा. हमको आर थीटा पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, ठीक है ना. तो देखो ऐसा है सिचुएशन, जैसे ये मान लीजिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ठीक है ना, यहाँ पे हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट कर दिया. देखो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम इसलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्रिएट करना थोड़ा मतलब इजी भी है, क्योंकि हम किसी भी मान लीजिए एटम है, कोई भी एटम, उसको थोड़ा सा मान लीजिए वो हम लोग जानते हैं ना पोलर नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे मान लो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है ना, नॉन पोलर है, लेकिन उसको किसी तरह से मान लीजिए थोड़ा सा अपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह अप्लाई करके डिस्टर्ब कर दिया अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, तो वो बेसिकली उसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो सकता है, ठीक है. जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है, तो हाइड्रोजन एटम ग्राउंड स्टेट में है, तो उसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, ठीक है. लेकिन अगर मान लीजिए आपने थोड़ा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में हाइड्रोजन एटम को रख दोगे, तो वो फिर पोलराइज हो जाता है, तो उसमें डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो सकता है. तो डाइपोल मोमेंट क्रिएट किया जा सकता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सपोज सडनली एक चार्ज को क्रिएट कर दिया. चार्ज क्रिएट करने की बात करेंगे ना तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट करेगा, ठीक है ना. तो इसीलिए हम चार्ज क्रिएट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट डाइपोल मोमेंट क्रिएशन, ठीक है ना. तो यहाँ पे देखिए एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट कर दिया गया है, तो इसमें माइनस चार्ज भी है प्लस चार्ज भी है, तो टोटल चार्ज इज जीरो. तो ये मतलब कंसिस्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है ना. तो देखो इसमें लिखा गया है कि डाइपोल मोमेंट क्रिएट किया गया टी इक्वल टू जीरो में, ठीक है ना. तो अब जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे ये आर डिस्टेंस पे हम थीटा एंगल पे यहाँ पे पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, पोटेंशियल एट आर थीटा. तो देखिए पोटेंशियल एट आर थीटा जो है ना वो डिपेंड करेगा कि ये डिस्टेंस आर कितना है, ठीक है ना. तो अगर ये जो डिस्टेंस आर है, ठीक है ना, दिस दिस यहाँ पे पोटेंशियल जो है ना इतना होगा केपी कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है. इफ ये देखिए टी ये हम टी टाइम पे लिख रहे हैं एक्चुअली, ठीक है ना. पोटेंशियल जो यहाँ लिखा जा रहा है वो हम कितने टाइम पे लिख रहे हैं? टी टाइम पे. तो ये कॉमा टी लिख दो यहाँ पे. तो पोटेंशियल टी टाइम पे लिख रहे हैं, तो देखो टी टाइम में आप जानते हो कि इन्फॉर्मेशन अगर स्पीड ऑफ लाइट से भी ट्रेवल किया होगा तो मैक्सिमम सीटी डिस्टेंस तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा होगा. तो अगर ये जो डिस्टेंस है ना आर वो सीटी से कम है तो यहाँ तक इन्फॉर्मेशन टी टाइम में पहुंच चुका होगा. लेकिन ये डिस्टेंस आर अगर सीटी से ज्यादा होगा तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचा होगा. तो ये होगा पोटेंशियल इफ आर इज लेस देन सीटी, ठीक है ना. और दिस विल बी जीरो इफ आर इज ग्रेटर देन सीटी, ठीक है. तो अगर ये डाइपोल देखिए यहाँ पे क्रिएट किया गया है और हम बोलते हैं कि बिल्कुल यहाँ पे मतलब इस पॉइंट पे पोटेंशियल बताइए यहाँ पे, और ये डिस्टेंस हम बता देते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ना सीटी से ज्यादा है, तो मतलब यहाँ पे जो डाइपोल क्रिएट किया गया है वो इन्फॉर्मेशन वहां तक पहुंचा ही नहीं है, तो वहां पे पोटेंशियल जीरो रहेगा, क्योंकि जब कुछ डाइपोल वगैरह है ही नहीं है तो पोटेंशियल तो जीरो होगा ना, ठीक है. तो पोटेंशियल जीरो हो जाएगा. इज दैट ओके? ठीक है, ठीक है. अच्छा जस्ट एक मिनट रुको जरा.
ओके, तो आप समझ रहे हैं ना इस हेलो, आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो जानते हो पोटेंशियल ही लिखना होता है, जो आप पहले से जानते हैं ना उसी पोटेंशियल को लिखना है, ठीक है। लेकिन उसमें सिर्फ टाइम का कंसिडरेशन इंक्लूड हो जाता है, तो आप टाइम का कंसिडरेशन इंक्लूड कर लेंगे तो उसी को बोला जाता है रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है। वही लिखा गया है देखो, एंड बेसिकली इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल। अभी जैसे इस केस में इलेक्ट्रिक लिखा गया है, किसी केस में मैग्नेटिक भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ठीक है, तो इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल written using the fact that information takes some time to travel, ठीक है। तो कभी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रिक डाइपोल एक्चुअली जानते हो, देखो होता क्या है कि ये सभी टॉपिक जो है ना थोड़ा एडवांस्ड है। तो इस टॉपिक के क्वेश्चंस भी जो लोग बनाते हैं ना, जैसे मान लीजिए किसी आईआईटी के प्रोफेसर को भी दे दिया गया ये टॉपिक का क्वेश्चन बनाने के लिए, तो जानते हो ऐसा नहीं होता कि आईआईटी के प्रोफेसर इस टॉपिक को पढ़ाएंगे तो बहुत अच्छा पढ़ाएंगे। इनफैक्ट ऐसा भी हो सकता है कि जितना हम आपको पढ़ा दिए ना उतना भी नहीं पढ़ाएंगे, वो गेज ट्रांसफॉर्मेशन लिख करके चले गए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो क्योंकि उनका भी इस पे जानते हो मतलब उन्होंने टाइम स्पेंड नहीं किया है ना इस पे, वो तो अपने टॉपिक पे रिसर्च करते हैं सभी लोग अपने अपने फील्ड में। तो किसी को भी जानते हो इन सभी टॉपिक का बहुत डीप नॉलेज नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए जानते हो क्या है कि इन सभी टॉपिक के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा लोग क्रिएट भी नहीं कर पाते हैं। तो अदरवाइज क्वेश्चन तो बन सकता है इससे, लेकिन एग्जाम किसी भी एग्जाम में देखो तो अच्छे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं इन सभी टॉपिक से। जो ग्रिफिथ में दिया हुआ है ना, समझ लो उसी क्वेश्चन उसी को मतलब थोड़ा बहुत ट्विस्ट करके पूछ दिया गया है, ठीक है। नेट एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन आया है रिटार्डेड पोटेंशियल से, और दोनों बार क्वेश्चन जानते हो ग्रिफिथ में जो दिया हुआ है उसी क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। 2 बार में दोनों बार उसी क्वेश्चन को पूछा गया है, ठीक है। तो समझ रहे हो ना, मतलब इसी रीजन मेन यही है कि लोग क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं इस टॉपिक के क्वेश्चंस। तो इसीलिए बहुत ज्यादा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, जब लोग क्वेश्चन क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं तो हम लोग क्यों इतना टाइम स्पेंड करेंगे। तो बस कॉन्सेप्ट इसका यही है, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब आप सिचुएशन जैसा भी एक बार हमने सिर्फ देखा, एक बार क्वेश्चन क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में जो है ना एक एग्जाम हुआ था सेट का एग्जाम, जो सेट होता है ना स्टेट लेवल का, आप लोग सभी जानते होंगे। तो उत्तराखंड का सेट का एक एग्जाम था, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था रिटार्डेड पोटेंशियल से, ठीक है ना। तो उसमें क्वेश्चन ऐसा था कि पहले से एक चार्ज रखा हुआ है ओरिजिन पे, अब ये चार्ज मूव करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो मूव करना शुरू कर दिया तो पूछा गया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो पॉइंट चार्ज के जैसा, देखो यहाँ पे ऐसा था क्वेश्चन, ये उत्तराखंड सेट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है ना। वो क्वेश्चन ये था कि ए पॉइंट चार्ज इज एट ऑरिजिन, ठीक है। एक पॉइंट चार्ज है जो कि ऑरिजिन पे है, ठीक है ना। नाउ क्वेश्चन इज इट स्टार्ट्स मूविंग एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पे ये मूव करने लगता है, ठीक है ना। सो आफ्टर टाइम t potential at some x00 can be written as q upon 4 pi epsilon naught x, okay, under what कंडीशन, ठीक है। अंडर व्हाट कंडीशन, ये ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था, मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, ठीक है। लेकिन ये देखिए चार्ज जब मूव कर रहा है ना तो मूविंग चार्ज का पोटेंशियल जो है ना डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। मूविंग चार्ज का पोटेंशियल क्योंकि वो इलेक्ट्रोस्टैट्स नहीं हुआ ना, वो समथिंग डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा सिचुएशन है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये चार्ज यहाँ पे था क्यू पहले t इक्वल टू 0 पे, अब कुछ देर के बाद देखिए ये यहाँ पहुंच चुका होगा, यहाँ पे आ गया t इक्वल टू t टाइम पे। तो ये इधर मान लो ये मूव कर रहा है सपोज करो v स्पीड से, तो ये डिस्टेंस हो गया vt ओके। अब आप देखिए यहाँ पे ये जो है ना ये कोई पॉइंट है इसका, ये x00 है। तो अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो पोटेंशियल लिख रहा है ना वो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x लिखा जा रहा है। तो आप देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल जो लिखा जा रहा है वो इतना ही लिखा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका ऐसा लग रहा है ना कि इस देखिए इस पॉइंट का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है ना, ये डिस्टेंस,
दिस डिस्टेंस इज x। ओके, तो देखिए अगर चार्ज यहाँ पे रुका रहता, इफ चार्ज इज ऑलवेज हियर, तो फिर पोटेंशियल तो इतना लिखा ही जाएगा यहाँ पे q/4πε0x, लेकिन चार्ज तो मूव कर गया ना। तो अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो रहा है, ये डिस्टेंस जो होगा वो x माइनस वीटी होना चाहिए। x माइनस वीटी, तो मतलब हम लोग ये सोच सकते हैं कि यहाँ पे तो x माइनस वीटी आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन देखिए ये चार्ज मूव कर गया है, वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, देखिए जीरो टाइम, जैसे मान लीजिए ये जीरो टाइम क्या बोलते हैं यहाँ पे स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है ना। तो ये डिस्टेंस x है, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, मतलब टाइम फॉर इंफॉर्मेशन, जो टाइम टेकन, ठीक है ना, टाइम टेकन जो यहाँ से होगा, मतलब फॉर इंफॉर्मेशन टू रीच देयर, ठीक है ना, टाइम टेकन फॉर इंफॉर्मेशन टू रीच एट x, ठीक है ना, एट x इज x/c, ऐसा होगा ना। इतना टाइम लग रहा है, ठीक है ना, इसको वहां पहुंचने में। तो अगर आप देखिए यहाँ पे पोटेंशियल लिख रहे हैं, ठीक है ना, यू आर राइटिंग पोटेंशियल एट टाइम t, मतलब पोटेंशियल एट टाइम t लिख रहे हैं। तो अगर ये जो टाइम है ना, देखिए ये जो मतलब पोटेंशियल आप v एट t लिख रहे हैं, ठीक है, ये टाइम दिस विल बी इक्वल टू q/4πε0x इफ दिस टाइम इज एक्चुअली लेस देन, ठीक है ना, सॉरी लेस देन x/c, क्योंकि देखिए यहाँ से ये चलना स्टार्ट किया, ठीक है ना, चलना स्टार्ट किया, ये मूव कर चुका है यहाँ से, अब यहाँ पे नहीं है ये चार्ज, इस बात का इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहुंचेगा वो कितने टाइम में, x/c। अगर हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखते हैं टाइम t लेस देन x/c, तो मतलब अभी वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा नहीं है। अगर इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं पहुंचा है तो इसका मतलब है कि हम लोग यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये है सिचुएशन। तो अगर देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन को पहुंचने में x/c टाइम लग रहा है, x/c टाइम लग रहा है, लेकिन हम उससे पहले लिख रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल, तो अभी इंफॉर्मेशन पहुंचा ही नहीं है इसके मूवमेंट का। तो इंफॉर्मेशन जब पहुंचा ही नहीं है तो आपको यही तो लिखना पड़ेगा। तो v जो है ना इतना ही होगा, लेकिन v एट xt ऐसे लिख दो, v एट xt x एट टाइम t, ठीक है ना। लेकिन v एट x एट टाइम t लिखोगे ना तो दिस विल नॉट बी इक्वल टू q/4πε0x इफ t इज ग्रेटर देन, ठीक है ना, x/c। अगर t ग्रेटर देन x/c पे है ना तो इतना नहीं होगा, क्योंकि ग्रेटर देन x/c में इंफॉर्मेशन पहुंच चुका होगा, ठीक है, ये मूव कर चुका है, तो मूव कर चुका है तो फिर चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये सब जो लिखा जा रहा है ना, इसी को रिटार्डेड पोटेंशियल कहते हैं, दिस आर कॉल्ड रिटार्डेड पोटेंशियल। ओके, ठीक है। तो देखिए रिटार्डेड पोटेंशियल का जो क्वेश्चन, ये तो पॉइंट चार्ज का है, ठीक है ना, पॉइंट चार्ज या डाइपोल, ठीक है ना। लेकिन जो क्वेश्चन पूछा गया है नेट एग्जाम में 2 बार, वो बेसिकली लॉन्ग वायर का क्वेश्चन पूछा गया है, वो मतलब एग्जैक्टली ग्रिफिथ का क्वेश्चन को कॉपी किया गया, बस 2 ही बार आया है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखिए अगर हम इसको यहाँ पे एक मतलब ये क्वेश्चन ग्रिफिथ का ही है, ठीक है ना। देखो ए लॉन्ग या ऐसे है, ए करंट I is established in a long wire, ठीक है, at t equal to 0, ठीक है, in a long wire at t equal to 0. So question is calculate, या एक मिनट रुको, इसको बताने से पहले जो है ना, पहले हम एक चीज ये बता देते हैं आप लोग को, ठीक है। देखो जनरल एक्सप्रेशन फॉर रिटार्डेड पोटेंशियल, ठीक है, जनरल एक्सप्रेशन फॉर रिटार्डेड पोटेंशियल पहले बता रहे हैं, ठीक है ना। तो रिटार्डेड पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, सपोज करो ये चार्ज है, ठीक है, और इसकी चार्ज डेंसिटी जो है ना वो टाइम के साथ चेंज हो रही है, चार्ज डेंसिटी इज चेंजिंग विद टाइम। ओके, और हम इस यहाँ पे जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट हमने ले लिया, इससे r डिस्टेंस पे हम यहाँ पे पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, v r t, ठीक है ना।
तो देखिए अगर आप पोटेंशियल लिखते हो ना, तो पहले वही हम बोल रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन को ट्रैवल करने में कुछ टाइम लगता है, अगर आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लेते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं रिटार्डेड पोटेंशियल। ओके, तो देखिए हम लोग पहले जो पोटेंशियल लिखते थे ना, देखिए पोटेंशियल हम लिखना चाहते हैं आर पे एट टाइम टी, तो पोटेंशियल ऐसे लिखा जाता था रो, ठीक है ना, और ठीक है ना, रो टी, और यहाँ पे जो भी है, ठीक है ना, रो एट टाइम टी, और यहाँ पे डी टॉ अपॉन, क्योंकि ये डी क्यू हो गया अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ऐसे लिखा जाता है ना, दिस इज हाउ वी राइट। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि हम लोग पोटेंशियल इस तरह से पहले लिखते थे, अब लेकिन बस एक ये चीज यूज किया जाता है इसमें कि देखिए अगर हम पोटेंशियल यहाँ पे टी टाइम पे लिखते हैं, तो देखिए इस चार्ज की वजह से ये पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है ना, तो चार्ज से इंफॉर्मेशन को ट्रेवल करने में यहाँ से यहाँ तक जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, वो बेसिकली आर बाई सी लग जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस आर है, तो आर बाई सी। तो टी टाइम पे जो पोटेंशियल होगा ना, वो बेसिकली होगा बिकॉज ऑफ चार्ज डेंसिटी एट टाइम, ठीक है, चार्ज डेंसिटी एट टाइम अर्लियर बाय दिस अमाउंट, ओके, एट टाइम टी माइनस आर बाई सी। तो मतलब ये कहा जाएगा कि यहाँ पे जब आप पोटेंशियल टी टाइम पे लिख रहे हैं, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा अर्लियर टाइम का चार्ज डेंसिटी यूज करना पड़ेगा, अगर चार्ज डेंसिटी टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो, ठीक है, मतलब थोड़ी देर पहले का चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, वो कितने देर पहले का होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक को जो ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है, ठीक है ना। तो बेसिकली यहाँ पे टी आर जो लिखा जाएगा ना, वो बेसिकली टी माइनस आर बाई सी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे टी टाइम पे आप लिखना चाहते हैं, यू वांट टू राइट पोटेंशियल एट टाइम टी, तो आप चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे एट टाइम टी माइनस आर बाई सी का। ओके, तो इसी को बोला जाता है रिटार्डेड पोटेंशियल। तो ये रिटार्डेड पोटेंशियल का जनरल एक्सप्रेशन है। उसी तरह से मान लीजिए हम ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पे कोई करंट है, मान लो इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो आप इसका वेक्टर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ले लिया, अब इसमें करंट जो है ना वो टाइम के साथ चेंज हो रहा है, आप यहाँ पे इसका वेक्टर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं, ठीक है ना, एट टाइम टी, ठीक है ना, टी टाइम पे लिखना चाहते हैं वेक्टर पोटेंशियल, ठीक है, तो ये डिस्टेंस आर है, तो फिर वही बात होगी कि वेक्टर पोटेंशियल आप लिखेंगे ना, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे एक मिनट, देखो अगर हम वेक्टर पोटेंशियल यूज कर रहे हैं, लिखना चाहते हैं एट टाइम टी, वी वांट टू राइट वेक्टर पोटेंशियल एट टाइम टी, तो हमें यहाँ पे करंट डेंसिटी यूज करना पड़ेगा एट टाइम टी माइनस आर बाई सी। वी विल हैव टू यूज करंट डेंसिटी एट टाइम टी माइनस, रिटार्डेड टाइम इसको बोलते हैं, टी आर जो है ना, दिस इज कॉल्ड रिटार्डेड टाइम, मतलब थोड़ी देर पहले का टाइम यूज करना पड़ेगा। अगर आप टी टाइम पे वेक्टर पोटेंशियल कुछ लिखना चाहते हो, पोटेंशियल या वेक्टर पोटेंशियल, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन जब यहाँ से चला होगा तो थोड़ी देर पहले चला होगा ना, वो इतना देर पहले चला होगा आर बाई सी, तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी आर बाई सी पहले का यूज करना होगा, ठीक है ना, और यहाँ पे ऐसे डी चाओ आ जाएगा और बाई आर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है ना, जनरल एक्सप्रेशन फॉर बेसिकली वेक्टर पोटेंशियल, और क्या बोलते हैं स्केलर पोटेंशियल, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग वेक्टर पोटेंशियल और स्केलर पोटेंशियल निकाल लेते हैं। अब देखो टू, जिस तरह से रिटार्डेड पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है ना, तो देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ रिटार्डेड फील्ड, मतलब हम इस तरह का एक्सप्रेशन फील्ड के लिए डेवलप नहीं कर सकते हैं, जैसे होता है ना फील्ड भी हम लोग ऐसे निकालते हैं ना, के डी क्यू ऐसे लिख देते हैं, बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन करके, और फिर डी क्यू को लिख देते हैं रो डी टाउ, ठीक है ना, दिस वी राइट रो डी टाउ, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे रो डी टाउ, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो आप इसमें रो जो है ना, ये रो जो लिखा गया है, इस रो में फिर आप टी टी माइनस आर सी यूज नहीं कर सकते हो यहाँ से, मतलब सिमिलर फॉर्मूला फॉर फील्ड इज नॉट रिटर्न, ठीक है ना, ध्यान रखोगे। एक मिनट, ये लिख देते हैं यहाँ पे, देखो सिमिलर फॉर्मूला फॉर फील्ड्स इज नॉट रिटर्न, ठीक है ना, सिमिलर फॉर्मूला फील्ड के लिए नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना, सिमिलर फॉर्मूला फॉर फील्ड्स इज नॉट रिटर्न, इज दैट ओके। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे कि सिमिलर फॉर्मूला फॉर फील्ड नहीं लिखा जाता है। इसका रीजन ये है कि अब लिखने का तो हम फील्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन वो जो फील्ड का फॉर्मूले से रिजल्ट जो आता है ना, वो मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, ठीक है ना, बिकॉज इसका रीजन ये है, बिकॉज फील्ड रिटर्न in this way do not satisfy Maxwell equation.
मैक्सवेल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, डू नॉट सेटिस्फाई मैक्सवेल इक्वेशन। ऑलराइट, तो हम लोग फील्ड अगर ऑब्टेन करना है ना, देखो टू ऑब्टेन फील्ड वी यूज, ठीक है, हम लोग ये यूज कर देते हैं E इज इक्वल टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ V और माइनस डेल A बाय डेल T, ये यूज करते हैं और साथ में ये यूज कर देते हैं, ठीक है ना, सॉरी, B इज इक्वल टू डेल क्रॉस A, ठीक है। तो ये यूज किया जाता है फील्ड, ठीक है ना, फील्ड के लिए। ओके, तो टू ऑब्टेन फील्ड वी यूज दीज थिंग्स, इज दैट ओके? तो ये, लेकिन आप ध्यान रखो ये जो फॉर्मूला है ना, ये बहुत ऐसा नहीं है कि इस फॉर्मूले को हम लोग हमेशा यूज करेंगे रिटार्डेड पोटेंशियल लिखने के लिए। अभी देखिए जैसे रिटार्डेड पोटेंशियल अभी दो केसेस आपको बताया गया ना, ये केस और ये केस, इसमें हम लोग डायरेक्ट लिख दिए फॉर्मूला, वी डिड नॉट यूज एनी फॉर्मूला, ठीक है ना। हम लोग इसके बाद वो फॉर्मूला बताया गया ना, इसमें जो पहले से हम जानते हैं उसी को यूज किया गया, बस टाइम कंसिडरेशन किया गया। तो ऐसा नहीं कि हमेशा रिटार्डेड पोटेंशियल ये फॉर्मूले से निकलेगा, दैट इज नॉट ट्रू। मतलब ये एक लॉजिकली बताया गया आपको कि दिस इज हाउ इट इज रिटन, बट समटाइम्स दिस फॉर्मूला इज यूज्ड, समटाइम्स इट इज नॉट यूज्ड। ओके, तो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो अभी डिस्कस कर रहे थे ना, ये इसको देखो अभी डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट करंट, सॉरी, करंट कैपिटल I इज एस्टैब्लिश्ड, ई आता है एस्टैब्लिश्ड। अच्छा, आप जानते हो एस्टैब्लिश्ड दो तरह का होता है, एक होता है एस्टैब्लिश्ड और एक होता है एस्टैब्लिश्ड। क्योंकि आप गेट का एग्जाम दोगे ना तो उसमें इंग्लिश भी तो आता है ना, तो आप लोग दोनों में डिफरेंस जानते हो क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? डू यू नो द डिफरेंस? चलो इसका डिफरेंस चेक कर लोगे, कभी कभी एग्जाम में आ जाता है ना, चेक डिफरेंस, ठीक है, इसका डिफरेंस चेक कर लोगे, ठीक है। ऑलराइट, सो ए करंट, मुझे भी अभी याद नहीं है, ठीक है ना, लेकिन दो वर्ड्स होते हैं। तो ए करंट I इज एस्टैब्लिश्ड इन अ लॉन्ग वायर एट T इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट वेक्टर पोटेंशियल एट डिस्टेंस D फ्रॉम, ठीक है। तो D डिस्टेंस पे हम लोग वेक्टर पोटेंशियल, आप देखोगे वेक्टर पोटेंशियल लॉन्ग वायर का पहले कैलकुलेट कराया गया है, ठीक है ना, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं वेक्टर पोटेंशियल बिकॉज ऑफ लॉन्ग वायर। ओके, तो यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है, देखिए ये एक लॉन्ग वायर है और इसमें मतलब देखिए बोला गया ना, पहले जो हम लोग पढ़ते थे ना, जैसे वेक्टर पोटेंशियल, मैग्नेटिक फील्ड जो हम लोग पढ़ते थे, उसमें देखो ऐसे बोला जाता है, पहले का स्टेटमेंट और अभी के स्टेटमेंट में चेक डिफरेंस नोटिस करिए, उसमें लिखा जाता था कि करंट I इज फ्लोइंग इन ए वायर। ओके, एक लॉन्ग वायर में करंट I फ्लो कर रहा है, हम लोग इस तरह से बोलते थे, ठीक है ना। तो देखिए उसमें फ्लो कर रहा है, मतलब कब से फ्लो कर रहा है, तो हम मान के चलते हैं कि हम बहुत लॉन्ग टाइम से फ्लो कर रहा है, मतलब इनफाइनाइट टाइम से फ्लो कर रहा है, मतलब उसमें कभी ऐसा नहीं था कि करंट था ही नहीं, ऐसे हम एज्यूम नहीं करते हैं, हम लोग एज्यूम करते हैं कि करंट हमेशा है उसमें, ठीक है ना। तो देखिए क्या है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि इसमें लिखा जा रहा है कि करंट I इज एस्टैब्लिश्ड, मतलब करंट I T इक्वल टू 0 पे स्टैब्लिश किया गया है, मतलब T इक्वल टू 0 से पहले कोई भी करंट नहीं था उसमें, ठीक है ना। तो करंट नहीं था तो कहीं पे कोई वेक्टर पोटेंशियल या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह कुछ भी नहीं था। अब सडनली करंट इसमें स्टैब्लिश हो गया, मतलब पूरे वायर में आ गया करंट, है ना, ऐसा ही जो है ना, एवरीवेयर नाउ देयर इज करंट I। ओके, एवरीवेयर देयर इज करंट I नाउ। ओके, तो यहाँ से देखिए ये R डिस्टेंस है, सॉरी D डिस्टेंस है, हमें D डिस्टेंस पे वेक्टर पोटेंशियल निकालना है। तो अब फिर से बात वही होती है, इसमें करंट I एस्टैब्लिश हो गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से यहाँ तक जब पहुंचेगा तभी तो यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल स्टार्ट हो डेवलप होगा ना। तो अगर आप वेक्टर पोटेंशियल यहाँ लिखना चाहते हैं ना, तो वो डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर आप वेक्टर पोटेंशियल देखो लिखते हो, ठीक है ना, वेक्टर पोटेंशियल एट टाइम T, तो दिस विल बी, ठीक है ना, वेक्टर पोटेंशियल एट टाइम T हम लिखते हैं, तो ये आप देखिए यहाँ से दिस विल बी, एक मिनट, दिस विल बी इक्वल टू 0 होगा इफ टाइम जो है ना वो लेस देन है D/C। क्योंकि देखिए यहाँ से ये पॉइंट नियरेस्ट है, यहाँ पे करंट आया, ये नियरेस्ट पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में इंफॉर्मेशन को कम से कम D/C टाइम लगेगा, तो D/C टाइम के बाद ही यहाँ पे इंफॉर्मेशन पहुंचेगा। तो D/C से पहले अगर लिखोगे ना यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल, तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम
टी ग्रेटर देन डी बाई सी में लिखेंगे तो फिर ये नॉन जीरो आएगा। वही हमें नॉन जीरो वैल्यू पता करना है। तो मतलब यहाँ पे हमें पता करना होगा, जो हम बोल रहे हैं ना कैलकुलेट वेक्टर पोटेंशियल, वो हम बेसिकली टी ग्रेटर देन डी बाई सी से निकालेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे कि सपोज करो हम यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल लिखना चाहते हैं टाइम टी। तो देखो टी टाइम करंट आया इसमें 0 टाइम पे, तो टी टाइम पे लिखना है। तो टी टाइम तक मैक्सिमम आप जानते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से हम मान के चल रहे हैं कि इंफॉर्मेशन ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम डिस्टेंस सीटी हो जाएगा, ठीक है ना। तो जानते हो क्या है कि ये यहाँ इस पॉइंट पे इंफॉर्मेशन वायर के, देखो वायर के सभी पॉइंट पे करंट है, तो कुछ पॉइंट तो बेसिकली इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होंगे यहाँ से, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस से इंफॉर्मेशन यहाँ पे करंट आ गया है, अब इस करंट ने वेक्टर पोटेंशियल क्रिएट किया, वो इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचने में तो इनफाइनाइट टाइम लगेगा ना। तो वहां से इंफॉर्मेशन तो पहुंचा ही नहीं यहाँ पे। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां से इंफॉर्मेशन पहुंच चुका है और कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जहां से इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचा है। तो मैक्सिमम टी टाइम में जो इंफॉर्मेशन पहुंचेगा ना, वो सीटी डिस्टेंस तक वाले पॉइंट से पहुंच चुका होगा, सीटी से कम डिस्टेंस वाले पॉइंट से भी पहुंच चुका होगा, लेकिन सीटी से ज्यादा डिस्टेंस वाले पॉइंट से नहीं पहुंचा होगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ पे ये ऐसे करके यहाँ से सीटी डिस्टेंस का इधर एक लाइन ऐसे बनाओगे और एक लाइन ऐसे बनाओगे सीटी। तो ये एक ऐसा पॉइंट है और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके विद इन जितने भी पॉइंट्स होंगे ना, वो सभी इस पॉइंट से कम डिस्टेंस, सीटी से कम डिस्टेंस पे हैं, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे वेक्टर पोटेंशियल निकालते हैं टी टाइम पे, तो यहाँ पे जो वेक्टर पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है ना, वो बिकॉज ऑफ ऑल दीज पॉइंट्स, ये सभी पॉइंट की कंट्रीब्यूशन से क्रिएट हो रहा है। और इसके बियॉन्ड जो पॉइंट्स है ना, वहां से इंफॉर्मेशन यहाँ तक पहुंचा ही नहीं है, ठीक है। तो जब हम लिमिट इसमें लेंगे ना, तो ये जैसे देखिए सीटी है और ये डी है, तो यहाँ पे z का वैल्यू, अगर मान लो इसको z इक्वल टू 0 लिख देते हो, तो यहाँ पे z का वैल्यू होगा रूट अंडर सी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर। और यहाँ पे z का वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर रूट अंडर, ये लिखना होगा, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी राइट, ठीक है। तो इस डायरेक्शन को z एक्सिस बोल देते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है सभी इसको। देखो यहाँ पे ये पॉइंट पे में करंट आया, इससे इंफॉर्मेशन ट्रेवल करके यहाँ पे पहुंच सकता है टी टाइम में, सीटी डिस्टेंस पे है क्योंकि ये पॉइंट, ओके, यहाँ से, ठीक है। उससे कम वाले डिस्टेंस वाले पॉइंट से भी पहुंच गया होगा, लेकिन क्योंकि इस पॉइंट से इंफॉर्मेशन चलेगा सी स्पीड से, तो सीटी डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगा, लेकिन ये डिस्टेंस सीटी से ज्यादा है तो यहाँ तक नहीं पहुंचा होगा, ठीक है ना। तो अब हम लोग देखो वेक्टर पोटेंशियल जैसे पहले लिखते थे ना, वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसे ले लोगे, इसका डीजेड बोल दोगे, इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ऐसे आर बोल दोगे, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आप जेड बोल दीजिए, ठीक है ना। तो वेक्टर पोटेंशियल का फॉर्मूला ऐसे लिखा जाता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इसमें करंट और इनटू डीएल अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब देखो ये करंट अगर टाइम डिपेंडेंट होता ना, इफ दिस करंट इज टाइम डिपेंडेंट, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे टी टाइम पे लिख रहे हैं ना, तो यहाँ पे टी की जगह पे लिख देते हैं आर माइनस सी। यहाँ पे जो भी टी होता है ना, उसकी जगह टी में टी ना लिख करके टी माइनस आर बाई सी लिखते हैं, रिटार्डेड टाइम लिखा जाता है वहां पे, ठीक है ना। लेकिन इसमें करंट में ऐसा कोई टाइम डिपेंडेंस नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट इसको आई लिख देंगे और ये डीएल की जगह डीजेड और इंटू के कैप हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो आर है ना, आर आप देखो यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा, रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें जो लिमिट होगा ना, लिमिट देखो आप यहाँ से दिस, ये माइनस में होगा, सॉरी है ना, ये माइनस और ये प्लस होगा, जेड ये 0 इसको लिया हुआ है ना, तो ये माइनस रूट अंडर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर टू प्लस रूट अंडर सी स्क्वायर टी स्क्वायर और माइनस डी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दैट्स द लिमिट, ओके। तो बस इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो ए वेक्टर जो है ना हमारा, देखो वेक्टर पोटेंशियल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और इंटू आई, ठीक है। और इसमें हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये ln हो जाएगा z प्लस रूट अंडर जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है ना, ये ऐसा हो जाएगा। और इसको ट्वाइस कर दो, एक्चुअली ये इवन फंक्शन है ना, तो इसको ट्वाइस कर सकते हैं। और यहाँ पे लिमिट फिर हो जाएगा 0 टू रूट अंडर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, इवन फंक्शन था तो इसलिए ट्वाइस कर दिए ऐसे। तो ये आ गया देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, सॉरी 2 पाई हो जाएगा, ये 2 पाई आई और इंटू के कैप, ठीक है ना, यहाँ पे के कैप हो जाएगा। ये जो है ना के कैप, यहाँ पे डीएल वेक्टर को डीजेड के कैप लिख देते हैं, ठीक है ना। और ये सब पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आप देखिए ln, ठीक है ना, ln, और इसे पुट करोगे ना तो रूट अंडर सी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर और प्लस इसको पुट करोगे यहाँ पे तो डी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सी टी बच जाएगा, ठीक है ना।
और अब देखिए जब 0 पुट करोगे ना z की जगह पे तो सिर्फ d बचेगा, तो यहाँ पे d डिवाइडेड में आ जाएगा ln a माइनस ln b ln a बाई बी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर पोटेंशियल निकल गया। ठीक है, तो एक बार जानते हो नेट एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया आपको बता रहे हैं। देखो एक बार नेट एग्जाम में क्वेश्चन आया कि करंट इज इक्वल टू के इंटू टी दिया हुआ था, मतलब इसमें जो करंट स्टैब्लिश किया गया ना वो टाइम के साथ चेंज हो रहा था, के इंटू टी दिया गया था। तो देखो के इंटू टी जब यहाँ पे आप करंट पुट करोगे ना यहाँ पे, तो टी नहीं पुट करना होगा आपको, टी आर पुट करना होगा। तो फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा के इंटू और टी माइनस आर बाई सी लिख देना होगा। ठीक है, और आर की जगह पे ये लिख दोगे यहाँ पे जो अभी हमने लिखा था यहाँ पे जेड स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बस इतना सा चेंज आ जाएगा। आप देखोगे क्वेश्चन एक बार पूछा गया नेट एग्जाम में। ठीक है, एग्जैक्टली सब कुछ लिमिट वगैरह सब कुछ ऐसा ही रहेगा। ठीक है, उसमें इंटीग्रेशन भी करने के लिए नहीं बोला गया था। ठीक है ना, देखो हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको एक बार। देखो ये है क्वेश्चन नेट एग्जाम में ये पूछा गया है। देखो इसमें करंट देखो के इंटू टी दे दिया है ना, तो एग्जैक्टली हम लोग वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो लिमिट वगैरह सब कुछ वैसे लिखा हुआ है देखो। ठीक है, तो बस हमें क्या करना होगा, टी जो हम लिख रहे हैं ना वहां पे मतलब टी माइनस आर बाई सी लिखना होगा। तो आप देखो उस तरह से लिख करके कौन सा ऑप्शन मैच करेगा वो देख लोगे। ठीक है ना, ये पता चल जाएगा। डायरेक्ट वही क्वेश्चन है, बस टी की जगह ध्यान रखोगे, करंट जब पुट करोगे तो टी की जगह टी माइनस आर बाई सी आएगा। ओके, सो दैट विल गिव यू द आंसर। बाकी सब कुछ सेम है जो अभी बताया गया। ओके ठीक है, तो इस असाइनमेंट के जो है ना सभी क्वेश्चंस को आप लोग देख लोगे। ठीक है ना, मतलब अभी ये रेडिएशन वगैरह क्वेश्चन नहीं हुआ है। ठीक है ना, तो रेडिएशन जो है ना वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके तो अब ज्यादा देखो बचा नहीं है ईएमटी में। वेक्टर पोटेंशियल वगैरह सब कुछ हो गया, गेज ट्रांसफॉर्मेशन, वेवगाइड, सब ये सब कुछ तो हो गया। बच क्या रहा है, सिर्फ दो टॉपिक आप लोगों का मेनली बच रहा है। ठीक है, रिलेटिविस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फील्ड्स और एक बच रहा है रेडिएशन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक तो जानते हो मतलब एक दिन में भी कराया जा सकता है, बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटे टॉपिक है। ठीक है, तो मतलब अगर 2-2.5 घंटे क्लास लग जाएगी ना तो हो जाएगा। ठीक है, तो ईएमटी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया आप लोगों का। ठीक है, एक या दो क्लास में ही खत्म हो जाएगा। कुछ हम प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास लगा देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर हम्म, सर प्रॉब्लम डिस्कशन क्लास अभी मत लगाना, एक बार असाइनमेंट कर लेते हैं तो फिर लगा देंगे। आप लोग जानते हो कभी नहीं करोगे असाइनमेंट, हम बता रहे हैं। नहीं क्या बोलते हैं वो, क्योंकि जब तक प्रेशर नहीं होता है ना कोई काम नहीं करता है। ठीक है ना, जब आपको अगर बोल दिया जाएगा ना हाँ ठीक है आप कर लो, तो आप सोचोगे ना कि वो जानते हो सबके साथ होता है, वो हम लोग के साथ भी होता है। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ाने के लिए जैसे हम सुबह उठ के आ गए यहाँ पे। ठीक है ना, लेकिन हम खुद पढ़ने के लिए इतना नहीं है कि हम सुबह उठ जाएंगे और इतना डिसिप्लिन से पढ़ने लगेंगे, ऐसा मतलब होता नहीं है। ठीक है, अब क्या बोलते हैं जैसे मान लीजिए हम दिन भर में 7-8 घंटा हम पढ़ा देते हैं आप लोगों को। ठीक है, लेकिन क्या बोलते हैं हम खुद अगर मान लीजिए किसी दिन हमारा फ्री रहेगा तो हम 8 आवर्स बैठ के पढ़ लें, ऐसा हो नहीं सकता है। ठीक है, तो जानते हो मतलब थोड़ा प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, जब प्रेशर रहेगा तभी आप करोगे। ठीक है, तो अभी स्टॉप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर हाँ बताइए। एमपी में फिर वो प्रोबेबिलिटी और टेंसेस आप कब स्टार्ट हाँ करेंगे? वो भी करा देंगे। वो जानते हो एक्चुअली ये प्रोबेबिलिटी जो है ना वो जैम के स्टूडेंट को भी साथ में कराना है। ठीक है ना, तो उन लोग के लिए भी साथ में जो है ना करा देंगे आप लोग को। ठीक है, ओके सर। ठीक है।